नमस्कार, आप देख रहे हैं दिलरनटॉप.com की खास पेशकश रखवाले। और रखवाले का ये एपिसोड पूरी तरह से समर्पित होने वाला है जिस तरह से अफगानिस्तान दोबारा तालिबान के कब्जे में पहुंच गया है 20 साल बाद। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे रक्षा विशेषज्ञ संदीप उन्नीथन। संदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद निखिल। संदीप, हम अफगानिस्तान पर ही पूरा एपिसोड करने वाले हैं, लेकिन एक छोटी प्रतिक्रिया हम जरूर चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज ही के दिन 18 अगस्त के रोज एक इंटरिम डिसीजन दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन नेवल एकेडमी को अपने एडमिशन प्रोसेस में लड़कियों को अलाउ करना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट काफी नाराज भी था इस बात से कि परमानेंट कमीशन वाले डिसीजन के बाद भी सर्विसेज को इतना टाइम लग रहा है और इतना रेजिस्टेंस है इन इस तरह की पहलों को लेकर के। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? बहुत ऐतिहासिक ये फैसला है निखिल। और ये बहुत ही एक अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट भी था, क्योंकि आज तक हमें लगता था कि सिर्फ परमानेंट कमीशन तक ही सीमित रहेगी सुप्रीम कोर्ट, जो कि उन्होंने दूसरी एक ऐतिहासिक डिसीजन दिया था उन्होंने 1 साल पहले, 1.5 साल पहले। और काफी गौर से उन्होंने इसको फॉलो अप भी किया है। और अब ये डिसीजन जो आया है, यानी कि एनडीए और नेवल एकेडमी जैसे इंस्टीट्यूशंस में लड़कियों को लेना, इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। और मुझे नहीं लगता कि फौज भी इसके लिए प्रिपेयर्ड थी इस वक्त, इतनी बड़ी एक बड़ी डिसीजन के लिए। क्योंकि अब आज तक का जो ये आता रहा है कि एनडीए वाज अ बॉयज ओनली एकेडमी, जैसे कि एक बॉयज क्लब की तरह उसको रखा गया था कि यहाँ विमेन तो वहाँ अलाउड नहीं थे। लेकिन इसके होने के बाद, मतलब, इंडिया इज वर्चुअली द लास्ट बैस्टियन ऑफ मेल दिस थिंग इन इंडिया, आप इसको कह सकते हैं एक तरह से। सो इट इज अ वेरी वेरी बिग डिसीजन। और अगले आने वाले दिनों में हमें इसको देखना पड़ेगा कैसे वो इम्प्लीमेंट करने जाएंगे। और जैसे आपने कहा, इट इज वर्चुअली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर आर्म फोर्सेस इसको अपने दरवाजे खोलते हैं फॉर विमेन इन एनडीए। संदीप, एनडीए और नेवल एकेडमी को स्टेपिंग स्टोन माना जाता है, ना सिर्फ एंट्री के लिए इन द सर्विसेज, बल्कि अपर एशेलॉन्स जो आर्मी के होते हैं वहां पे भी पूरी तरह से, ऑलमोस्ट एक तरह से, हाउ डू आई पुट इट, वो एक क्लब है जो इन्हीं एकेडमीज के लोग वहां पे पहुंच पाते हैं। तो क्या उस स्तर पे भी हम आने वाले समय में लड़कियों को देख सकते हैं, और लेडीज, वुमेन ऑफिसर्स, बिल्कुल। सॉरी? इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। जैसे मैं कह रहा था कि वंस यू हैव ओपनड अप एनडीए, और कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री ने भी ये कहा कि सैनिक स्कूल को भी वो अलाउ करने वाले हैं लड़कियों को। तो मतलब दैट एंटायर प्रोसेस, जो अगर आप देखोगे, जैसे कि सैनिक स्कूल से बच्चे निकलते हैं, फिर एनडीए में चले जाते हैं और फिर आईएमए में आते हैं, वो पूरे प्रोसेस में वो लड़कियों को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अब ये देखने को ये रहा है कि कैसे वो इम्प्लीमेंट करेंगे इसे। ओके, चलिए अब चलते हैं अफगानिस्तान। संदीप, इस चीज के ऊपर तो खूब माथापच्ची हो गई है कि क्या किसी ने भी सोचा था कि 11 सितंबर जो इस साल आने वाला है, जब फॉर्मली यूएस अनाउंस करता कि वो पूरी तरह से अपने ट्रूप्स को वहां से वापस ले आए हैं, उससे भी एक पूरे महीने पहले तालिबान न सिर्फ काबुल में होगा, बल्कि वो एक ब्लडलेस कू की तरह होगा। अ, और खूब बातें हो गई। आपको क्या, आपके दिमाग में भी, क्योंकि ये तय तो था ही कि काबुल आज नहीं, कल नहीं, परसों तालिबान के पास में जाता, लेकिन लोग अलग अलग तरह से बात कर रहे थे कि हो सकता है काबुल के साथ एक पावर शेयरिंग अग्रीमेंट हो जाए, डेमोक्रेसी भी रह ले उसमें, तालिबान के लिए भी जगह हो जाए। लेकिन जो हमने देखा वो बहुत अभूतपूर्व था। गनी को वहां से निकल जाना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। क्या आपने इस तरह से सोचा था कि इतनी जल्दी ये हो सकता है? निखिल, मुझे पता था कि इट वाज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, और हमें लग रहा था कि सितंबर तक तो तालिबान पहुंच जाएगी काबुल पे। लेकिन जिस गति से वो टेक ओवर कर चुके हैं वो पूरे कंट्री को, ये शायद किसी को पता भी नहीं चला। और यूनाइटेड स्टेट्स को, प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस ने भी बस 30 दिन पहले उन्होंने कहा कि ऐसा कोई होगा नहीं, अफगान आर्मी फाइट करेगी, ऐसा नहीं है कि तालिबान पूरे देश पे कब्जा कर लेगी। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा, जो कि दूसरे एलाय हैं, यूएस और यूके गए थे 20 साल पहले अफगानिस्तान में, उन्होंने भी कहा कि ऐसा नहीं है कि तालिबान पूरे देश पे कब्जा करेगा। लेकिन वो किसी और एक माया नगरी में जी रहे थे, ऐसा लगता है। और इस तरह की जो इंटेलिजेंस फेलियर जो हमने देखा है, शायद ये 9/11 के अटैक्स के बाद ये सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है कि आप एक महीने में, आपको पता नहीं चला कैसे तालिबान ने मोबिलाइज किया,
और किस स्पीड से उन्होंने टेक ओवर किया पूरे देश का, कि एक 3 दिन में, फ्राइडे से लेके संडे तक उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया था तालिबान पे। और एक तरह से हंसी भी आती है, क्योंकि जब हम पुराने अमेरिकन ऑफिशियल्स की जो वार्तालाप जब सुनते हैं, कि वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि भाई फ्राइडे को निकल गए और संडे को उन्होंने कब्जा कर लिया, और ठीक ऐसे ही हुआ। तो इसीलिए हमें बहुत आश्चर्य होता है कि इस तरह की इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हो गई, कि हम तो खैर जर्नलिस्ट हैं, हमारे लिमिटेड सोर्सेज है, रिसोर्सेज है, लेकिन एक सुपर पावर जिसके हमेशा 24/7 निगरानी रहती है, सैटेलाइट से उनके इंटेलिजेंस एजेंसीज है, जिसपे वो अरबों डॉलर खर्च करती है, उन्होंने इनको ये एक सिंपल सा ये नहीं बता पाए, उनको एक सूची नहीं दे पाए कि तालिबान आ रही है और बहुत ही जल्द ये जो अफगान आर्मी है आपकी कंट्रोल नहीं कर पाएगी उनको। संदीप, जिस चीज को लेकर के इसका जो पॉलिटिकल साइड है, ऑब्वियसली हम भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, लेकिन वो रख वाले का जो परव्यू है उसके थोड़ा बाहर है। मैं ज्यादा समय देना चाहता हूँ जिस तरह से जो कैपिटुलेशन हुआ एएनए का, जिसको लेकर के जो यूएस और उनके एलाइज जिन्होंने एएनए को ट्रेन किया, उसको फंड किया, उसको सप्लाई किया, इक्विपमेंट दिया, वो लोग कह रहे थे कि ये एक प्रोफेशनल फोर्स है जिसको हम 20 साल से बना रहे थे। लेकिन जिस तरह से हमने उसको मेल्ट होते हुए देखा है, उसमें बहुत सारी जगह पे ऐसा हुआ है कि एक भी गोली एएनए की तरफ से नहीं चलाई गई है। क्या आप उस प्रोसेस को थोड़ा डीक्लटर करेंगे कि ऐसा कैसे संभव है? एक रैग टैग फोर्स, ठीक है, वो एक इंसर्जेंट मूवमेंट की तरह चल के आए, लेकिन अगर आप 3 लाख वर्सेस 75,000 देख रहे हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ये दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्रीज ऑफ द 21st सेंचुरी, कि ये एक अगर आप कहते हो कि 3 लाख की फौज थी, इतने सारे इक्विपमेंट है, 80 अरब डॉलर उन्होंने खर्च किए पिछले 20 साल में इस फोर्स को ट्रेन करने में, इक्विप करने में, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ पेपर पे रह गया है। और इसके बहुत सारे ऐसे नए फैक्ट्स आ रहे हैं। अफगान आर्मी के जो कमांडोज हैं जो इधर उधर भाग गए, वो ऐसे ट्वीट कर रहे हैं कि हमें कुछ बताया ही नहीं गया था इसके बारे में, हमारे लीडर्स ने हमको एकदम अंधेरे में रखा, और उन्होंने कुछ एक डील कट कर दिया तालिबान के साथ, जो कि बहुत हम यकीन कर सकते हैं इस पे, क्योंकि जब फाइटिंग ही नहीं हुई, आर्मीज बैरक के बाहर ही नहीं गए, एंगेजमेंट नहीं हुए, बिना गोली चलाए ही तालिबान ने पूरे देश पे उन्होंने कब्जा कर लिया। और फिर आप देख लीजिए कैसे एयरफोर्स को ये अफगान आर्मी की स्ट्रक्चर उन्होंने शायद एक वेस्टर्न जी। फोर्स की तरह उन्होंने उनको ट्रेन किया, ना कि एक अफगान वे ऑफ फाइटिंग जिसको कहते हैं, कि ज्यादातर जो है गिरिला ऑपरेशंस पे वो फोकस करते हैं, उनकी वो स्ट्रेंथ है। और उससे हटकर उन्होंने एक कन्वेंशनल आर्मी की तरह उसको स्ट्रक्चर करने की कोशिश की एयर पावर के साथ। और जब आर्मी जो भी यूनिट्स निकले बाहर, जब उनको एयर पावर नहीं मिला, तो वो एकदम प्रॉब्लम में फंस गए। देखिए, वी आर नॉट यूज्ड टू फाइटिंग विदाउट एयर पावर, वो अमेरिकन की तरह वो फाइट करने लगे थे। तो शायद ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। और तालिबान जिस तरह से उन्होंने स्वॉर्म कर दिया और पुराने टैक्टिक्स यूज कर रहे थे, वो जैसे कि वो एक फोर्ट्रेस गैरिसन को सराउंड करते थे और फिर एल्डर्स को वो अपील करते थे कि जाके आप बात कर लीजिए। इस तरह के एक नॉन वायलेंट वे ऑफ वॉर फाइटिंग उन्होंने इस्तेमाल करके पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा किया, जो एक्चुअली इन वन वे इफ यू लुक एट इट निखिल, इट्स गुड, बिकॉज इतनी जो वायलेंस हम एंटिसिपेट कर रहे थे, जो पिछले 90s में हुआ था, जिस तरह से हजारों अफगान मारे गए थे, काबुल पूरी तरह से नष्ट किया गया था, रॉकेट फायरिंग कर रहे थे, वो इस बार हुआ नहीं। पर फ्लिप साइड ये है कि इसके न होने की वजह से आज तालिबान पूरे देश पे उन्होंने कब्जा कर लिया, और आगे हमको चल के देखना पड़ेगा कि किस तरह की वो जुल्म ढाने लगेंगे लोगों पर, अफगान लोगों पे। और जिस तरह से हम देख रहे हैं वो विजुअल्स जो आ रहे थे, बहुत ही एक दर्दनाक विजुअल है, कि आप समझ सकते हैं एक आदमी जो अपने मतलब जान को इतने खतरे में डाल के एक प्लेन के टायर पे पकड़ के वो आप समझ सकते हैं क्या किस भय से वो ये कर रहा था। ये अपने मतलब 3-4 लोग ऐसे गिरे भी प्लेन से। यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ फियर दे वर रनिंग अवे फ्रॉम तालिबान की फियर से। तो दिस इज समथिंग दैट विल रियली वरी द होल, ये पूरे दुनिया के कॉन्शियंस पे एक
एक तरह से एक डार्क क्लाउड आ गई इस डेवलपमेंट से। संदीप, आप जैसे कह रहे थे कि एक एक तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत ज्यादा जगह नहीं देखने को मिला और हम हाईलाइट ही करना चाहते हैं रखवाले में इसको, कि आपने कहा कि एएनए को अफगान वे ऑफ फाइटिंग की तरह ना तैयार किया गया और ना ट्रेन किया गया, ना उनका साइकी उस तरह से था। वो हमेशा एयर पावर के भरोसे रहे। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हमने कई सारी प्रेस रिपोर्ट्स इस तरह की भी देखी हैं कि ये सरेंडर से ज्यादा एक मैनेज्ड हैंड ओवर था, जिसकी तरफ आप भी हिंट कर रहे हैं। और उसकी एक वजह ये बताई जा रही है कि अफगान फोर्सेस को कुछ केसेस में 6 महीने और कुछ केसेस में 9 महीने से सैलरीज नहीं मिली थी, और इसलिए जब फिर उनको ब्राइब किया गया तो उनके लिए वो काफी अट्रैक्टिव था, कि आपकी जान भी बच रही है और आपके घर में आपके बीवी हैं, बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, आप कभी तो उनको खाना खिलाना ही चाहते हो जब आप इस फाइट से वापस जाएंगे। वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और निखिल, मैं एक्चुअली क्विकली एक पॉइंट भी ऐड करना चाहता हूँ इसमें कि मैं कुछ यहाँ के आर्म फोर्सेस ऑफिसर से बात कर रहे थे जो कि क्लोजली अफगान फोर्सेस को ट्रेन कर रहे थे, और मैंने उनको उनकी टिप्पणियां पूछी, तो वो बता रहे थे कि एक्चुअली जब ये आते हैं अफगान जो हमारे साथ ट्रेन होते हैं आईएमए में वगैरह, वो उनकी जो लॉयल्टीज है वो अभी भी ट्राइबल लॉयल्टीज की तरफ है। अगर एक बटालियन में अगर एक ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स हो हैं उसमें, तो ज्यादातर वो ताजिक्स की मान सुनते हैं, पश्तून की सुनते हैं। तो वो वो बता रहे थे कि शायद उन्होंने गलती कर दी। ये आर्मी की जो कॉम्पोजिशन में उन्होंने एक ऑल आर्म्स, एक ऑल कम्युनिटीज काइंड ऑफ कॉम्पोजिशन, एक सेक्युलर आर्मी की तरह उनको रेज करने की कोशिश की है अफगान आर्मी ने। वो तो मेरे एक दोस्त कह रहे थे कि शायद हमें इंडियन आर्मी की तरह उनको स्ट्रक्चर करना चाहिए था, जैसे कि ताजिक बटालियंस हो, पश्तून बटालियंस, बलूच इस तरह के। अगर हो सकता है, अगर आप इस ट्राइबल लॉयल्टीज पे अगर आप ज्यादा एम्फोसिस करें तो शायद कुछ बन सकता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दीज आर ऑल एकेडमिक डिस्कशंस नाउ निखिल। ये हम देखें किस तरह से ये सारे रीजंस के वजह से, जैसे आप कह रहे थे कि उनकी सैलरीज नहीं आए, और मतलब दे हैव फैमिलीज एंड उनके बच्चे, दे बीन फाइटिंग फॉर सो लॉन्ग। तो आई थिंक लॉट ऑफ मोरल आल्सो हैज कोलैप्स्ड, लीडर्स भाग गए। तो ये सारे ये देख के दैट फाइनल ये जो चीज सबसे बड़ी जो चीज है निखिल, इट्स नॉट अबाउट इक्विपमेंट एंड ट्रेनिंग, इट्स एक्चुअली अबाउट द मोरल ऑफ द सोल्जर्स। कि अगर आपकी मोरल डाउन है तो जितनी भी हथियार हैं आपके पास, इक्विपमेंट हो, कितनी भी सपोर्ट हो, जो भी आपके साथ खड़े हो, अगर आपका मोरल हाई नहीं है तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ यू फाइटिंग। एंड दिस इज बीइंग सीन इन वॉर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये कोई नई बात नहीं है, एंड दिस इज ठीक यही बात हुई है कि दिस इज वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट रीजंस व्हाई अफगान आर्मी हैज जस्ट मतलब पूरी तरह से वो बिखर गए एकदम, दे वैनिश्ड। अब इसी जवाब में, मतलब प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इसी जवाब में शायद वो विजडम भी रहा होगा कि जब हम ब्रिटिश आर्मी से इंडियन आर्मी की तरफ जाते हैं तो उस रेजिमेंट सिस्टम को पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं किया जाता है एकदम से। आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हो ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स की तरह, जो अभी भी चल रहे हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा उसके कैरेक्टर के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं ताकि वो एक पोटेंट फाइटिंग फोर्स बनी रहे। संदीप, आपने मोराल वाली चीज आप हाईलाइट कर चुके हैं, और आपने ये भी कहा कि इक्विपमेंट के बारे में या ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा नहीं था। लेकिन एक सवाल और ये फिर से इफ्स एंड बट्स वाला है। अगर ये कोई ऐसी सिचुएशन होती जैसे जिस एयर पावर की कमी की शिकायत एएनए ने की कि हमारे पास में जो प्लेन्स थे वो काम के नहीं थे और यूएस एयर सपोर्ट हमको मिला नहीं टाइम पे, अगर ये कोई सीरिया जैसी सिचुएशन होती जहां पे असद के ट्रूप्स ग्राउंड पे थे और ऑलमोस्ट बैकफुट पे थे, लेकिन फिर रशियन एयर सपोर्ट आता है और वो एक तरह से बचा ले जाते हैं, ये अगर और मगर की कहानी है, लेकिन क्या उस तरह की स्थिति की संभावना थी कभी भी अगर यूएस ने इन टाइम वहां पे रिएक्ट किया होता? बिल्कुल निखिल, और ये एक बहुत ही अच्छा एक कंपैरिजन दिया है आपने। जैसे कि सीरिया में जब असद वाज एक्चुअली ऑन हिज बैक फुट, तो रशियंस ने मतलब पूरी फोर्स से उन्होंने इंटरवीन किया 2015 में शायद, एंड उन्होंने उनको रोक के रखा, उनको प्रोटेक्ट किया, और जो जिस तरह की एयर पावर उन्होंने डिप्लॉय किया, नॉन स्टॉप बॉम्बिंग कैंपेन्स करते रहे वो। अगर यूएस सेम चीज अशरफ गानी को के लिए करते हैं, अफगान नेशनल आर्मी के लिए, तो हो सकता है ये वो रोक पाते। लेकिन नाउ अगेन दिस इज अगर मगर इशू, हाउ लॉन्ग वुड दे हैव बीन एबल टू होल्ड आउट, वो भी एक चीज है। would you have to be would they have been able to hold out for months
1 month 2 months या 6 months, तो यूएस ने ये भी सोचा होगा कि देखिए इट इज एज गुड एज अस बीइंग स्टिल इन्वॉल्व्ड इन दैट वॉर, हमारी कमिटमेंट है कि पूरी तरह हम विड्रॉ करने जा रहे हैं 31 अगस्त से पहले। तो दिस एयर पावर थिंग विल मीन दैट वी आर कंटिन्यूअसली एंगेज इन अफगानिस्तान इन अनदर डायमेंशन, क्योंकि वो एयरक्राफ्ट आल्सो हैव टू लैंड समवेयर, दे हैव बगराम आप दे चुके। आप बिल्कुल, दे हैव नो बेसिस इन अफगानिस्तान, सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, बट इट्स अ वेरी गुड कंपैरिजन। ठीक है। संदीप, जैसे कि हमने देखा है और आपने भी अभी हाईलाइट किया है कि बहुत सारे गैरिसन्स विदाउट अ फाइट सरेंडर किए गए तालिबान को, और वहां पे सिर्फ ट्रूप्स नहीं थे, वहां पे बहुत सारा मिलिट्री हार्डवेयर था, ज्यादातर वेस्टर्न, और जिस रीजन की हम बात करें उसके हिसाब से अल्ट्रा मॉडर्न, जिसमें स्कैन ईगल ड्रोन्स हैं, इंडिया के दिए मिलमी 35 वहां पे हैं, जिनमें से एक के उड़ते हुए तस्वीर भी आ गई थी। अब इस मिलिट्री हार्डवेयर का होगा क्या, मैं दोनों तरह से समझना चाहता हूँ। पहली चीज तो तालिबान इनका इस्तेमाल कैसे कर सकता है, वन। टू, तालिबान के अभी जो नए नए दोस्त बने हैं चीन में, क्या इसमें से कोई हार्डवेयर कार्बन कॉपी के लिए वहां भी जाएगा, स्पेशली जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी उनके हाथ में लगी है? बिल्कुल बिल्कुल निखिल, ये सारे पॉसिबिलिटीज जो भी आपने हाईलाइट किए होने वाले हैं। मुझे लगता है आने वाले दिनों में अफगानिस्तान एक तरह से एक यार्ड सेल की तरह बदलने वाली है। जिस तादाद में हथियार वहां छोड़े गए हैं, स्टॉक पाइल्स वर्चुअली, मतलब लाखों राउंड्स ऑफ एम्यूनिशन, हजारों असॉल्ट राइफल्स, नाइट विजन डिवाइसेस। मैं देख रहा था एक्चुअली बहुत सारे सोशल मीडिया पे बहुत वीडियोस ऐसे अपलोड हो रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर्स ने छोड़ के चले गए, ट्रूप्स ने छोड़ दिए, और एकदम मतलब लड्डू पेड़े जिलेबी की तरह वहां पड़े हैं असॉल्ट राइफल्स। और ये मैं पहले भी देख चुका हूँ, 20 साल पहले जब तालिबान छोड़ के भाग निकली थी काबुल में, तो बहुत आम हो गए थे, असॉल्ट राइफल पड़े रहते थे वहां, एम्यूनिशन पड़ी रहती थी। तो ठीक वही सिचुएशन होने वाला है अब 20 साल पहले। और जैसे आपने कहा, चाइना है, पाकिस्तान है, जो दो दोस्त हैं तालिबान के, वो चाइना तो 100% वो देखना चाहेगी कि कौन से एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं वहां पे, जैसे कि स्कैन ईगल ड्रोन्स या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, कम्युनिकेशन गियर, नाइट विजन डिवाइसेस। ये सारा बहुत यूजफुल होगा उनको, क्योंकि आप यू आर सीइंग कटिंग एज यूएस आर्मी एंड एयरफोर्स टेक्नोलॉजी अप क्लोज। और वही नहीं, एयर टू ग्राउंड म्यूनिशंस भी काफी सारे हैं, पेवे बॉम्ब किट्स हैं, ऑल मैनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इक्विपमेंट, ये सब। तो ऑल बोथ पाकिस्तान एंड चाइना विल डेफिनेटली वांट टू टेक अ क्लोजर लुक। पाकिस्तान तो यूज कर ही रही है बहुत सारे M113, 117 armored vehicles. So there have been videos of armored vehicles being taken into Pakistan. बट सबसे ज्यादा जो फियर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को ये है कि अफगानिस्तान वाले जो हथियार हैं हमारे इधर आ सकते हैं, LOC के पार। जैसे कि कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले शुरू होने लगे थे ऐसे छोटे छोटे केसेस थे, नाइट विजन गॉगल्स या M4 M16 राइफल्स, स्पेशलाइज्ड एम्यूनिशन और इस तरह के सारे गियर आने लगे थे। और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने देखा कि पहली बार हम देख रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स प्रॉपर्टी इस इक्विपमेंट पे। तो हमने जांच भी कराए अमेरिकन से, और पता चला कि ये सारे जो इक्विपमेंट है यूएस फोर्सेस यूज कर रहे थे अफगानिस्तान पे, और फायर फाइट्स में ये खो दिए थे उन्होंने, और इट वाज ऑल कमिंग इनटू इंडिया वाया पाकिस्तान। और अब आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी क्वांटिटी में जब हथियार पड़े हैं वहां पे, जो पहले 5 से 6 साल पहले जो ट्रिकल हो रही थी, अब वर्चुअली इट विल बी लाइक अ फ्लड ऑफ वेपन्स। एंड अभी आई एम श्योर द प्राइसेस ऑफ M4 M16 हैव क्रैश्ड, और AK-47 भी। तो चने के भाव बिक रहे होंगे वो अफगानिस्तान में। एंड इट्स बैड न्यूज नॉट ओनली फॉर अस बट इट्स फॉर द होल वर्ल्ड। और ये अगेन दिस इज समथिंग दैट आई हैव सीन फर्स्ट हैंड निखिल। कुछ साल पहले, हम 7 साल पहले हम चैड में गए थे, जहाँ पे फ्रांसीसी सेना वहां लड़ रही थी वहाँ अलकायदा से। तो उन्होंने हमें बताया कि हमारा पहला सवाल था, ये हथियार, इतने सारे हथियार कहाँ से आ रहे हैं? तो उनका जवाब ये था कि देखिए 2012 में अरब स्प्रिंग के बाद जब गद्दाफी ये अप्रूव हो, जब उनकी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया गया, तो बहुत सारे ऐसे हथियार थे, उनके गोडाउन्स थे जो टूट के बिखर गए। और अब वो हथियार सारे आपको मिल रहे पूरी अफ्रीका में, नाइजीरिया, चैड, माली,
से लेके उधर वेस्ट एशिया में गाजा पट्टी और वगैरह उस एरिया में। तो आप समझ सकते हैं जब इतने बड़े एक गवर्नमेंट फॉल करती है, जब इतने सारे आर्म्स कैशेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर इंस्टेबिलिटी इन द रीजन। और ठीक यही होने वाला है हमें लगता है अफगानिस्तान में भी। संदीप, जिस मिलिट्री हार्डवेयर की हम बात कर रहे हैं, एक संभावना तो है कि ये अब वहां से वो दूसरी जगहों पे जा सकता है। मैं ये भी समझना चाहता हूँ कि तालिबान का क्या कॉम्पिटेंस होगा इनको यूज करने में। जैसे हमने उनको मिल 35 तो उड़ाते हुए देखा है, जो एक इंडियन गिफ्ट था टू ANA। तो उनके पास कम से कम एक हेलीकॉप्टर के पायलट के लिए पायलट तो है, मतलब वो स्किल उनके पास में है। क्या क्या ये भी एक संभावना है कि इस पूरी वेपनरी, इन सारे सिस्टम्स को तालिबान अपने किसी मकसद के लिए इस्तेमाल कर पाए? हाँ, बिल्कुल निखिल। क्या उनके और पास नो हाउ है? जी, they don't have the know-how for this flying these helicopters and aircraft and all that, but वो संभव ये है कि वो अफगान एयरफोर्स या अफगान आर्मी के जो पायलट्स है उनको बुला के वो देव ऑलरेडी अनाउंस्ड जनरल एमनेस्टी फॉर दोस थिंग, क्योंकि उनको पता है कि इफ दे डोंट गेट दीज ट्रेन टेक्नीशियंस पायलट्स, ये सारे जो इक्विपमेंट है बिल्कुल यूजलेस है। So they need those kind of personnel. They need specialists to fly this. Pilots चाहिए उनको. They cannot depend on Pakistan to supply them pilots and things. So that will be a very big area of concern for them. क्योंकि आज तक जो Taliban, it's a guerrilla outfit. It's like a sandal and शलवार wearing outfit. और suddenly उनके पास इतना पूरे एक गवर्नमेंट के जो हथियार हैं उनके पास आ गया है. Now they will have to find out ways to यूज इट, ये जो चाहे वो टैंक हो या ये हमारे दिए गए गनशिप्स हो। और फिर स्पेयर पार्ट्स की भी एक प्रॉब्लम है कि आपको स्पेयर पार्ट्स की भी जरूरत पड़ेगी ये सब फ्लाई करने में, उसको चलाते रहने के लिए। बट दैट अगेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू कैन गेट इट फ्रॉम रशिया, क्योंकि रशिया काफी कुछ हद तक न्यूट्रल है इस कॉन्फ्लिक्ट में, और दे हैव ओपन्ड चैनल्स विद द तालिबान कुछ साल पहले। तो ये भी हो सकता है कि द सप्लाई ऑफ द इक्विपमेंट कैन बी रीस्टार्टेड, खास करके जो हेलीकॉप्टर्स और ट्रांसपोर्ट और गनशिप हेलीकॉप्टर्स की जो स्पेयर्स की जो सप्लाई है। एंड देयर अफगान्स आर जनरली मोर कंफर्टेबल विद द सोवियत इक्विपमेंट, सोवियत रशियन इक्विपमेंट, जहां तक कि हमने देखा है Mi-35, 24, Mi-17s वगैरह। So it is quite possible they will have more of a Russian thing rather than American. एक आखिरी टिप्पणी संदीप, हम ANA पे आपसे चाहते हैं कि क्या ANA जिस तरह जो उसके साथ हुआ है या जो उसने किया है अफगानिस्तान में, क्या वो अब एक नजीर बनने वाला है पूरी दुनिया के लिए? जब कभी इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स होंगे, हम दुनिया के किसी भी कोने में किसी नए देश में किसी नए फोर्स को रेज करेंगे, तो क्या वो लेसन्स होंगे? मतलब वो कौन सी एक लिस्ट होगी कि ये चीजें नहीं करनी हमने, ANA की गलती जो हुई अफगानिस्तान में उसमें देखा है? बिल्कुल बिल्कुल निखिल, दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी चैप्टर 1 ऑफ एनी ट्रेनिंग मैनुअल फॉर अ न्यू आर्मी और एनी एक न्यू कंट्री के नए आर्मी के लिए। दिस इज व्हाट नॉट टू डू इन एज टू द लेसन्स फ्रॉम अफगान आर्मी, अफगान नेशनल आर्मी, जो उन्होंने गलतियां की। और बहुत सारे लोग ऐसे उसको साउथ वियतनामीज आर्मी के साथ भी कंपेयर कर रहे हैं, RVN, आर्मी ऑफ रिपब्लिक ऑफ साउथ वियतनाम। कनकर, आपको लगता है? ऐसे कर रहे थे। आई थिंक लॉट ऑफ अमेरिकन वर सेइंग ओ लाइक आर्विन कोलैप्स्ड एंड ऑल, लेकिन साउथ वियतनामीज आर्मी ने बहुत सालों तक नॉर्थ वियतनाम का मुकाबला किया। दे वर फाइटिंग टिल द वेरी एंड, तो देयर वाज फेरोशियस रेजिस्टेंस। वो कहीं ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने पूरे सरेंडर करके वो मतलब दे जस्ट डिसॉल्व्ड एंड दे वर अलाउड द नॉर्थ वियतनामीज आर्मी, क्योंकि लास्ट डे तक वर्चुअली वो साइगॉन एम्बेसी के टेक ऑफ होने, देयर वाज फाइटिंग गोइंग ऑन इनसाइड साइगॉन। So it was a ferocious resistance. So it's unfair to compare the South Vietnam example with Afghan army. Like you said, it is going to be एक मिसाल बन गई है for all the wrong reasons कि क्या आपको नहीं करना चाहिए in when you're looking at creating a new army, or whether it is your fighting ethos, your composition of the soldiers, morale, leadership, training। और हमें ये भी बताया जा रहा है कि आपको कैसे पता है कि 3 लाख सोल्जर्स थे, कि there is a possibility that a lot of these numbers were only on paper,
और ये मतलब पैसे डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने ऐसे घोस्ट आर्मीज खड़े कर दिए, एंड द एक्चुअल स्ट्रेंथ वुड हैव बीन मच लेस देन व्हाट इट वाज। बट फाइनली द होल पॉइंट अगेन, जैसे मैं कह रहा था निखिल, इज ऑल अबाउट मोरल ऑफ द फाइटिंग फोर्स, मोरल ट्रेनिंग, ये सारा ये है कि यू कैन give the best of weapons and equipment to a soldier, but if he doesn't know how to use it, उसकी अगर inclination नहीं है, तो then nothing can save you, nothing can help you. जैसे आई गो बैक टू दिस 26/11 वाली जो है, क्योंकि मैं काफी साल तक उसको स्टडी किया था, कि अगर एक कांस्टेबल के पास एक फंक्शनल 303 राइफल होती उस रात को छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन पे, अगर एक राइफल फंक्शनल थी और कोई एक पुलिस कांस्टेबल उसको यूज करना जानता था, he would have saved the entire top brass of the ATS by, अगर वो 2 टेररिस्ट को मार गिराते काफी दूरी से, क्योंकि 303 is a very devastating weapon at long range, अगर वो ऐसे फायर करते तो it would have saved so many lives. So that whole thing of, you know, equipment is not the thing, it is whether you know to use the equipment that you have, whether you have the training, motivation वगैरह. So this all comes down to that. And आपके सवाल का मतलब, coming back to your thing, it will be chapter 1 section 1, Afghan National Army lessons to be learned. एक और इसी का सप्लीमेंट्री सवाल है संदीप। अभी भी हम देख रहे हैं कि साले पंजशेर में हैं, और पंजशेर की एक हिस्ट्री है कि उसको आज तक के कभी काबुल ने कंट्रोल नहीं किया सोवियट्स के टाइम से। क्या अभी कोई चांस है नॉर्दर्न अलायंस के पास? निखिल, मैं एक्चुअली आज सुबह मैं स्टडी कर रहा था मैप, एंड आई वाज लुकिंग एट ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स दैट तालिबान हैव कैप्चर्ड। 34 डिस्ट्रिक्ट्स है उन्होंने जो कैप्चर किया। द ओनली डिस्ट्रिक्ट दे हैव नॉट कैप्चर्ड इज पंजशेर। और मैं देख रहा था व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ यू नो देम होल्डिंग आउट। पंजशेर तो आज तक इट हैज नॉट बीन कैप्चर्ड, एटलीस्ट इन द 20th सेंचुरी। जो तालिबान ने टेक ओवर किया, इवन द सोवियत यूनियन कुड नॉट एंटर जब अहमद शाह मसूद वहां से लड़ रहे थे। एक तरह से वो फोर्ट्रेस है, एक नेचुरल फोर्ट्रेस है। मैं वहां जा चुका हूँ, आई हैव स्पेंट एन एंटायर डे देयर। तो वहां के लोकल्स हमें बता रहे थे कि इट इज लाइक इट्स अ नेचुरल फोर्ट्रेस, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कि हमें भगवान ने ये सब दिया हुआ है, सब कुछ है हमारे पास। ये देखिए पानी भी है, और वहां एक जब आप एंटर करते हो बाहर बहुत इट्स लाइक अ डेजर्ट आउटसाइड, बैरन कंप्लीट। लेकिन जब आप वैली एंटर करते हैं, जब बहुत नैरो ऐसे एक रोड्स हैं, जब आप वैली एंटर करते हैं तब अलग, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ पैराडाइज। वहां पे इतनी सारी कल्टीवेशन है, इतने जूसी फ्रूट्स, वहां पोमोग्रेनेट्स, बहुत लाजवाब पोमोग्रेनेट्स ग्रो करते हैं वो वहां पे। इट्स अ अमेजिंग प्लेस, और एक ईडन की तरह है और नेचुरल फोर्ट्रेस है। तो सोवियट्स ने काफी सारे 2 या 3 ऑफेंसेस उन्होंने लॉन्च किए थे उनके ऑक्यूपेशन के समय, बट दे कुड नॉट ब्रेक इन। फिर तालिबान ने जब टेक ओवर किया 96 to 2001, उन्होंने भी काफी कुछ ट्राई किया, लेकिन दे कुड नॉट एंटर। अहमद शाह मसूद वहां पे थे, एंड फाइनली उन्होंने ट्रेचरी यूज करके अहमद शाह मसूद को मारा था। 9/11 से कुछ दिन पहले 2 अलकायदा जर्नलिस्ट कैमरा में बॉम्ब लगा के उनको मारा गया। तो उन्होंने छल यूज करके उनको मारा था। और मैं आज देख रहा था, इज इट पॉसिबल फॉर अ रेजिस्टेंस, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट साले वहां पे बताया जा रहा है कि वो वहीं पर हैं अपने अहमद मसूद के साथ, और तालिबान के सॉरी वो नॉर्दर्न अलायंस के एक फॉर्मर मिलिट्री कमांडर्स, बहुत सारे, वो सारे जो ताजिक एथनिसिटी वाले लोग हैं वो निकल गए हैं काबुल से। बट डिफरेंस बिटवीन 2001 एंड 2021, 20 साल बाद, ये है कि उस वक्त 20 साल पहले जब अहमद शाह मसूद वहां होल्ड कर रहे थे पंजशेर, तो एक्चुअली देयर वाज अ काइंड ऑफ अ कॉरिडोर लिंकिंग पंजशेर टू ताजिकिस्तान। एक वो ताजिक कॉरिडोर आप कह सकते हैं। इट्स द बॉर्डर इज एटलीस्ट अबाउट 100 किलोमीटर्स फ्रॉम पंजशेर, नॉर्थ ऑफ। पर लेकिन इस बार तालिबान ने बड़े चालाकी से क्या किया है, दे हैव कैप्चर्ड ऑल द नॉर्दर्न एरियाज। तो एक तरह से पंजशेर को उन्होंने कट ऑफ कर दिया है। तो अगर आप मैप पे अगर देखोगे तो पंजशेर इज लाइक अ स्मॉल लिटिल, एक छोटे आइलैंड की तरह है, with Taliban all around it. So while it is a very amazing thing what Vice President Saleh ने जो किया है, I mean he's a hardcore fighter, और मुझे लगता है कि अहमद शाह मसूद की जो स्पिरिट है उस उनमें है। लेकिन what is the viability of a movement like this, कि आप एकदम in the middle of Taliban held territory, can you hold out for very long? हम उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन it's going to be very difficult.
एंड प्लस दिस टाइम रशिया भी उतनी फेवरेबल नहीं है जो आप 20 साल पहले थी. सो इट रिक्वायर्स अदर एक्सटर्नल सपोर्टर्स. आई एम श्योर द बेस्ट विल बी विद देम. इंडिया हो सकता है वाइस प्रेसिडेंट साले के साथ है, और यू नीड अदर कंट्रीज ऑल्सो, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान. लेकिन अब चाइना भी आ गए इस इक्वेशन में पहली बार 20 साल के बाद. सो दैट होल गेम हैज कंप्लीटली चेंज. वो पहले जैसा नहीं था जो 20 साल पहले था. सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन दिस टाइम. हमें देखना है व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ. हाउ वायबल इज दिस न्यू रेजिस्टेंस मूवमेंट दैट they have launched. इसी से जब आप कह रहे थे तभी याद आया कि मतलब अब मैं बहुत श्योर नहीं उस चीज को लेकर के, लेकिन मैंने शायद कहीं पढ़ा था कि एक वो समय रहा था जब एएनए की जो कैजुअलिटीज होती थी वो इवैक्यूएट की जाती थी टू ताजिक बॉर्डर, और वहां पे इंडियन आर्मी के फील्ड हॉस्पिटल्स होते थे टू ट्रीट देम. क्या ये बात सही है? बिल्कुल. इट वाज वी हैड अ फील्ड हॉस्पिटल ताजिकिस्तान में. एक आईनी एयरबेस है वहां पर जहां पे एक इंडियन मिशन हुआ करती थी, और हमें बताया जा रहा है इट इज स्टिल इन एग्जिस्टेंस. इट्स नॉट एक्नॉलेज्ड पब्लिकली बाय द गवर्नमेंट, बट वहां पे अहमद मसूद की डेथ एक्चुअली इट हैपेंड इन एन इंडियन हॉस्पिटल, क्योंकि वो असैसिनेशन के बाद वो ही वाज सीरियसली वुंडेड, और उनको फॉरेन हेलीकॉप्टर में रख के उनको फ्लाई किया गया, एंड ही पास्ड अवे देयर. आई थिंक वन ऑफ द इंडियन एम्बेसडर्स, एक फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफिशियल थे, कुछ हमारे आर्म फोर्सेस के लोग भी थे, डॉक्टर्स थे, बट दे कुड नॉट सेव हिम अनफॉर्चुनेटली. पर वी हैड दैट ब्रिज हेड. ताजिकिस्तान वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और इसीलिए हमने वो बेस अपग्रेड कर दिया, एंड वी वर ऑपरेटिंग इट जॉइंटली विद द ताजिक एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स और ताजिक एयरफोर्स. और रिसेंटली हमारे जो फ्लाइट्स भी आए हैं C-17 से, बताया जा रहा है कि दे फ्लू फ्रॉम काबुल टू आईनी, और फिर वहां से पूरा चक्कर लगा के फ्रॉम इरानियन, आई थिंक इट इज ताजिक, किर्गिज, उज्बेक, ईरान, एंड देन अरेबियन सी होके जामनगर, वाया जामनगर वो आए. पूरा मतलब ऑलमोस्ट लाइक एक इन्वर्टेड 9 के फिगर में वो ये फ्लाइट पाथ चुना था, अवॉइडिंग पाकिस्तान एयर स्पेस. ऑब्वियसली. ठीक है, अब संदीप हम आ रहे हैं इसके रीजनल इम्प्लीकेशंस पे, और फिर उसके बाद हमें भारत की बात करनी है. अभी ये बताया जा रहा है कि सिर्फ 3 एम्बेसीज काबुल में काम कर रही हैं, और अब उनको नया ट्रोइका कहा जा रहा है. रशिया, चाइना और पाकिस्तान. अ, ये मतलब ये किस तरह का सिग्नल है, और इन तीनों कंट्रीज के अपने अपने क्या इंटरेस्ट हो सकते हैं इन कोलैबोरेटिंग विद तालिबान? पाकिस्तान बहुत ऑब्वियस है, वो हम जानते ही हैं. हम चाहते हैं कि आप चीन और रूस पे ज्यादा बात करें. Nikhil, actually, this is something that has really been, very worrying for us. Last 5-6 साल से, as you know, China and Russia have been coming very close to each other. क्योंकि यूएस ने काफी सैंक्शंस लगाए रशिया पर फॉर इन्वेडिंग क्राइमिया एंड ऑक्यूपाइंग इट, और इस वजह से रशिया और चाइना में जो दोस्ती आ गई है इन द लास्ट 5 or 6 years इज वेरी वेरी वरीइंग, स्पेशली फॉर अस, क्योंकि हमें डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, क्योंकि वी वांट टू बी फ्रेंड्स विद बोथ रशिया एंड विद द यूनाइटेड स्टेट्स. दो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है हमें, लेकिन देयर इज अ सेंस कि वी हैव बीन आस्क्ड टू चूज साइड्स, कि आप दोनों बोट्स पे सेल नहीं कर सकते, यू हैव टू चूज आइदर अस और देम. बट रिगार्डलेस ऑफ दैट, हमने हमारी पॉलिसी है, इट इज ड्रिवन बाय national concerns. We want to be friends with both Russia and the United States. But when it comes to Afghanistan now, अभी ये जो एक ट्रॉइका आ गई है रशिया, चाइना और पाकिस्तान की, दिस इज वेरी वरीसम फॉर अस. और इससे हमें लगता है कि जो हमारे इंटरेस्ट है वहां पे, वॉट एवर इंटरेस्ट दैट वी हैव इन कीपिंग द तालिबान आउट ऑफ अफगानिस्तान, रशिया इज नॉट विद अस. और जो 20 साल पहले की बात थी, इट वाज कंप्लीटली डिफरेंट. चाइना वहां पे प्लेयर नहीं थी, दे वर नॉट एट ऑल इन्वॉल्व इन अफगानिस्तान. रशिया बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व थी, क्योंकि वो उनको डर था कि ये तालिबान की जो इस्लामिज्म है वहां से फैल सकती है, इट कैन गेट इनटू द स्थान्स, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान वगैरह. सो दे वर वेरी कंसर्न्ड अबाउट द थिंग. वो इसीलिए अहमद शाह मसूद को सप्लाई कर रहे थे अगेंस्ट द तालिबान. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कोर्स उस वक्त न्यूट्रल थी. आई मीन दे वर सप्लाइंग द मसूद विद कपल ऑफ इक्विपमेंट, लेकिन उनका इंटरेस्ट इतना नहीं था जब तक कि 9/11 नहीं हुआ. So now you're looking at a completely different thing, and
अगर हम हमारे इंटरेस्ट की तरफ देखोगे दैट वी आर कॉट बिटवीन टू ब्लॉक्स। एक वेस्टर्न पावर ब्लॉक है जो यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन की है, और दूसरी जो पावर ब्लॉक है वो रशिया, चाइना, पाकिस्तान के। और हम बीच में आ गए बिकॉज वी हैव वन फ्रेंड इन वन कैंप एंड वी हैव एवरीबडी एल्स इन द अदर कैंप। सो हमारे इंटरेस्ट को काफी नुकसान हो सकता है अफगानिस्तान में इफ यू डोंट हैव रशिया ऑन आवर साइड, क्योंकि दिस अगेन इज समथिंग दैट विल बी वी विल नो इन द डेज अहेड कि कैन वी ऑपरेट आउट ऑफ द अस्तान्स, ये उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, हाउ विल रशिया चाइना नेक्सस, क्योंकि वहां पे उनकी कन्वर्जेंस है काफी सारे सेंट्रल एशिया में, तो उनकी कन्वर्जेंस के वजह से हमें कुछ नुकसान हो सकता है। हमारे जो प्रोजेक्ट्स बने थे वाया ईरान इनटू अफगानिस्तान, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हमने किए चाबहार के लिए एंड ऑल दैट, ओनली टू रीच अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया बाईपासिंग पाकिस्तान। तो उस इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, हम यू नो दीज आर थिंग्स दैट वी विल बी वेरी कंसर्न्ड अबाउट इन द डेज अहेड। ठीक है। और संदीप, चाइना का एक 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 जो सबसे ऑब्वियस कंसर्न हमको समझ में आता है सीपेक, जो की चिंता थी, और वो इसीलिए उसको डेप्थ देने के लिए वो शायद उस तरफ जाना चाहते हो। क्या चाइना के और कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी हो सकते हैं अफगानिस्तान में इंटरफेयर करने के पीछे? दो इंटरेस्ट हैं निखिल उनके। एक तो सीपेक इज देयर, दे वांट टू प्रोटेक्ट सीपेक। उनको लगता है कि अगर एक सीपेक अगर अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी है तो उनकी जो सीपेक की स्टेबिलिटी थ्रेटन हो जाती है, क्योंकि बलूचिस्तान में भी वायलेंस है, यू नो देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ अटैक्स फ्रॉम अफगानिस्तान इनटू पाकिस्तान। वो सब रोकने के लिए वो एक पैसिफाई करना चाहते थे इनके ईस्ट फ्लैंक को। दूसरा जो उनका मकसद है वहां पे अफगानिस्तान में, इट इज टू स्टॉप इस्लामिस्ट फाइटर्स फ्रॉम कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान इनटू सिंजियांग। और एक ग्रुप है, एक टेररिस्ट ग्रुप है ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट का, एटिम, और इनके हमें बताया जा रहा है बहुत सारे फाइटर्स तालिबान के साथ मिले हुए हैं। सो दैट विल बी अ वेरी बिग एरिया ऑफ कंसर्न। इसीलिए कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने अब मुल्ला बरादर को बुला के, वी डोंट नो व्हाट द डिस्कशन, दे हैड अ मीटिंग चाइना में। तो शायद यही डिस्कशन था कि देखिए आपको जो भी करना है अफगानिस्तान में आप रहिए, आप कृपया सिंजियांग की तरफ मत देखिए, क्योंकि वो वहां पर हमारे इंटरेस्ट बहुत ये है, और आपने यहाँ पे कुछ किया देन हम तो वी विल कम आफ्टर यू। और कुछ दिन कुछ हफ्ते पहले एक ताशकोरगान करके एक एयरबेस भी उन्होंने एक्टिवेट किया है, ठीक वाखन कॉरिडोर के पास। बहुत स्पीडीली उन्होंने इसको डेवलप किया है, क्योंकि वो एक स्ट्रेटेजिक एयरबेस है वेरी क्लोज टू द अफगान बॉर्डर। अफगानिस्तान इज अ वेरी स्मॉल बॉर्डर विथ चाइना, तो उसकी निगरानी करने के लिए वेदर टू फ्लाई इन एंड आउट, एक लॉन्च पैड की तरह उन्होंने एक नए एयरबेस का कंस्ट्रक्शन किया है जस्ट अ कपल ऑफ मंथ्स बैक। सो चाइना इज नाउ इंटरेस्टेड, लेकिन विल चाइना डिप्लॉय आर्म फोर्सेस जैसे कि यूएस ने किया, उससे पहले सोवियत यूनियन ने किया? मुझे नहीं लगता है। वो ज्यादातर उनकी जो इंटरेस्ट है, दे आर मर्केंटाइल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, वो ये नहीं चाहेंगे कि वो ट्रूप्स डिप्लॉय करके कुछ यू नो उलझ जाए अफगानिस्तान में, जैसे कि बहुत सारे पावर्स ने किया इन द पास्ट। संदीप, जैसे अब पता नहीं ये बात कहने में कितनी सही है कि न्यूसेंस वैल्यू में अगर पाकिस्तान से आगे कोई है तो वो है जो तालिबान के अलग अलग इंसर्जेंट फैक्शंस हैं, पूरे कंट्री में ही हैं। और उनमें से और फिलहाल तो तालिबान के ही वो फाइटर्स थे जिनका वो वीडियो आया, जिन्होंने बॉर्डर पे खड़े होकर पाकिस्तान के ट्रूप्स को कह रहे हैं यू आर नेक्स्ट इन देयर लैंग्वेज। इस तरह की क्या कोई संभावना है तालिबान टर्निंग अगेंस्ट पाकिस्तान? लेकिन आई मीन इट्स अ डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी, क्योंकि अगर आप देखोगे कि द काइंड ऑफ यू नो पश्तून मूवमेंट जो है, पश्तून नेशनलिज्म जो है, इट्स अ वेरी पावरफुल फोर्स, जस्ट लाइक बंगाली नेशनलिज्म। आप इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। और ये बात ठीक पाकिस्तान आर्मी ने बहुत बड़ी गलती की 50 साल पहले, when they underestimated Bengali nationalism, कि वो they wanted to be on their own। ये नहीं कि आप मुसलमान हम मुसलमान इसलिए हम एक ही देश में रहेंगे, इस तरह का
आइडियोलॉजी उनको इट वाजंट एक्सेप्टेबल टू द बंगालीज। तो क्या हमें ऐसा लगता है कि द सेम थिंग ऑफ इस्लामिक ब्रदरहुड विल वर्क इन दिस रीजन? क्योंकि पश्तून मूवमेंट जो है इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, वो ड्यूरांड लाइन को नहीं मानते हैं। एंड फॉर पाकिस्तान ड्यूरांड लाइन इज वेरी सीक्रेट, वो पूरा इनको डिफेंड करके रखा है उन्होंने। जहां पे ये वीडियो शूट की गई थी, इट इज ऑन आइदर साइड ऑफ द ड्यूरांड लाइन। सो इन द days, months ahead, it will be a big headache, I feel, for Pakistan, because when a very strong Pashtun force comes up in Afghanistan, jaise ki Taliban is almost entirely Pashtun. Yeah. So it will have an impact on Pakistan's frontier regions. Jahan pe ek matlab for the last 10-15 years there has been an insurgency fighting there. There's a lot of anger against the Pakistan army, जिस तरह के उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशंस किए वहां पे, उसकी रिटेलिएशन भी हुई पेशावर में, द वेरी हॉरिबल अटैक 2014 में, जो बहुत सारे स्कूल के बच्चों को उन्होंने मारा था ये पाकिस्तानी तालिबान ने। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स रीजन निकला, एंड इट्स एन एरिया दैट इवन द ब्रिटिश हैव नॉट गॉन इन। उन्होंने दूर रहे इस ट्राइबल एरिया से, उन्होंने बोला कि देखिए आप रहिए, आप जो भी आपको करना है आप कर दीजिए। सो नाउ व्हाट विल हैपन विद द तालिबान कमिंग देयर? विल पश्तून नेशनलिज्म गेट अ न्यू लाइफ? ड्यूरांड लाइन के पार वो जाने की सोचेंगे, या फिर विल पाकिस्तान इंश्योर दैट द तालिबान विल स्टे बिहाइंड द लाइन? दीज आर ऑल वेरी बिग इम्पॉन्डरेबल्स, लेकिन दीज आर वेरी पावरफुल रीजंस व्हाई ये अफगानिस्तान की जो सिचुएशन इज सो अनप्रेडिक्टेबल। और यही मेरे ख्याल यही विचार रहा होगा, क्योंकि हम पहले देखते थे, पहले डूरन लाइन पे कोई फेंस नहीं था, यू कुड लिटरली वॉक। अब आप देखते हैं कि उनके ज्यादा से ज्यादा बड़े बड़े सेक्शंस ऐसे हो गए, अभी भी कुछ जगह नेशनल बॉर्डर्स हैं, लेकिन ज्यादातर सेक्शंस को उन्होंने फेंस करने की कोशिश की है, कंट्रोल्ड क्रॉसिंग्स उन्होंने बनाई है। लेकिन फिर वही बात है कि इंसर्जेंसीज फेंस से तो रुकने वाली नहीं होती हैं। संदीप, अब हम फोकस करना चाहते हैं इंडिया की तरफ। सबसे पहला प्रश्न तो यही है मेरा कि हम बिल्कुल पूछेंगे वही सारे सवाल जो आपने कई बार जवाब दिया होगा, जिनका कि भारत का क्या होगा। लेकिन मैं पहले ये जानना चाहता हूँ कि 2021 में जो हो रहा है, उससे पहले 2020 में कंक्लूड हुए थे दोहा में टॉक्स, और ये बताया जा रहा है कि उससे भी पहले से इंडियन मिशन से डेलीगेट्स जाके तालिबान से मिल रहे थे इनफॉर्मली। हमने अचीव किया क्या उसमें? क्योंकि इवैक्यूएट तो हमको भी करना पड़ा वहां पे एयरफोर्स के जेट्स भेज के। निखिल, वो जो बातचीत हुई, वी आर नॉट अवेयर व्हाट हैपेंड, बट it is understood that for several years now India has been trying to reach out to the Taliban informally, track to methods use kar rahe the using other countries in in Asia, West Asia, खास करके GCC countries को use कर रहे थे to reach out to the Taliban. But जैसे कि आपने कहा, finally it has not come to anything. हमको we had to shut our mission and leave, and now it is जैसे मैं कह रहा था, will we be with the West in not recognizing the Taliban, or will we give them some kind of legitimacy? क्या हमें लगता है कि our interests in Afghanistan are so important कि somehow or the other we have to have a stake? क्योंकि अब क्या हुआ है निखिल कि अफगानिस्तान छोड़ने के बाद इट इज, जैसे एक फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर मुझे कह रहे थे कि एक तरह से आप उस पूरे एरिया में आप डार्क हो गए। जो 20 साल तक जो इंटेलिजेंस आ रही थी आपको, यू आर कोऑपरेटिंग विद अफगान फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, आपको एक पूरा एक ट्रांसपेरेंसी था कि क्या हो रहा है, कौन कहाँ पे जा रहा है, व्हाट आर द टॉक्स, नेगोशिएशंस, पाकिस्तान तालिबान क्या कर रही है, ऑल दैट यू हैड इंटेलिजेंस, एंड यू हैड अमेरिकन ऑल्सो। और उनके जो परसिस्टेंट सर्वेलेंस है, फॉर ऑल इट्स फ्लॉज दैट वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट, देयर वाज अ सर्टेन सेंस ऑफ परसिस्टेंट सर्वेलेंस थी अमेरिकन की पाकिस्तान और एफपैक रीजन पे जो है। लेकिन अब क्या है, वी हैव नाउ कंप्लीटली गॉन डार्क ऑन बोथ अफगानिस्तान एंड मे बी टू एन एक्सटेंट पाकिस्तान ऑल्सो। हमें कुछ पता नहीं है व्हाट इज गोइंग ऑन, वी डोंट हैव एनी पीपल ऑन द ग्राउंड। और जब आपके पास कोई एसेट्स नहीं है ऑन द ग्राउंड, देन इट्स गोइंग टू बिकम वेरी डिफिकल्ट टू। हमारी सबसे बड़ी कंसर्न क्या है वहां पे कि टेरिटरी ऑफ अफगानिस्तान शुड नॉट बी यूज्ड टू लॉन्च अटैक्स अगेंस्ट इंडिया, और पाकिस्तान शुड नॉट यूज अफगान टेरिटरी टू अटैक इंडिया। ये सारे जो इंटरेस्ट हैं, दीज आर बेस्ट अचीव्ड बाय गेटिंग पीपल ऑन द ग्राउंड। इसलिए आई अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ व्हाई इंडिया इज रीचिंग आउट टू तालिबान,
you have to have a channel of communication open to them. नहीं तो there is a possibility tomorrow you will be, you know, in a situation where you may have to talk to them for something, but you don't know number किसका dial करना है. You know, that kind of thing should never happen. And I'm sure the agencies are working on it. जो हमारे तरफ से जो जिनको करना है ये काम, I'm sure they're doing. संदीप, आई डोंट वांट टू साउंड ब्लास्फेमस, लेकिन क्या ये वो समय है जब हमें पाकिस्तान से भी सीरियसली बात करने के बारे में सोचना चाहिए? Nikhil, I'm sure we are already talking to Pakistan, but not at the formal diplomatic level. But informally, there are series of talks that are underway. I believe the agencies are talking. All that is going on. क्योंकि वो हमने डिस्कस पहले भी किया था, वो February ceasefire that was brought about by this kind of back channel diplomacy. So that is on. Formal resumption of talks, I think that is a political decision. Government ने साफ कहा है कि you have to see results on the ground, you know, against terrorists. वो उनके stand में कुछ ऐसा कुछ बदलाव नहीं आया है कि there is nothing right now that there's no encouraging sign कि Pakistan has not taken any steps for us to, you know, allow resumption of talks with India. So that is what the thinking is. लेकिन I think if there is you should give it some time. It's a matter of time before it actually happens. एक summit level India and Pakistan. शिव, अफगानिस्तान में बनते बिगड़ते हालातों पे अब हम आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहते हैं। हमने देखा कि किस तरह तमाम जो डेवलपमेंट्स हुए अफगानिस्तान में, उसके बाद में गवर्नमेंट को इंडियन एयरफोर्स को वहां पे डिप्लॉय करना पड़ा, एक रेस्क्यू मिशन चलाना पड़ा जिसमें हमारा सारा डिप्लोमेटिक स्टाफ और अब इंडियन सिटीजन्स को भी वहां से निकालने की बात हो रही है। इन ऑपरेशंस में किस तरह की चुनौतियां आती हैं इन जनरल, और काबुल में स्पेसिफिकली आईएएफ के सामने किस तरह के चैलेंजेस थे? निखिल, इवैक्यूएशन ऑपरेशंस जो होते हैं इन हालातों में बहुत ही मुश्किल है। इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ये शायद मोस्ट डिफिकल्ट मिशंस माने जाते हैं, क्योंकि जैसे आपने देखा जो तस्वीरें आ रहे हैं काबुल से निखिल, वो जो एयरपोर्ट है वो पूरा का पूरा भरा पड़ा है लोगों से। लोग बाहर से आ रहे हैं। जब आप और मैं एक एयरपोर्ट में जाते हैं, हम देखते हैं कि कितना सिक्योरिटी होता है। जब वो तस्वीरें सामने आए काबुल एयरपोर्ट से, तो ये बिल्कुल क्लियर था कि लोग दीवारों पे चढ़ के अंदर जा रहे थे। पूरा टर्मिनल बिल्डिंग को साइड में रख के वो पूरा रनवे के पास जा रहे थे, और वो जो बहुत खतरनाक जो विजुअल थे, वो बिल्कुल रनवे पे खड़े होके वो एयरक्राफ्ट के साथ भाग रहे थे। तो ये काबुल का एयरपोर्ट पूरा का पूरा कॉम्प्रोमाइज था। और ये सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस ये एक डेंजरस और एक खतरनाक एयरपोर्ट था, जिसका मतलब है कि एयरक्राफ्ट को लैंड करना, टेक ऑफ करना, पैसेंजर का सेफ्टी के तरफ से अगर ये सब देखोगे तो इट वाज अनफिट फॉर ऑपरेशंस। और इसलिए उसी दिन जब वो यूएस एयरफोर्स का C-17 जो टेक ऑफ हुआ था, बहुत लोग थे उस रनवे पे। उसी दिन एक भारतीय वायुसेना का भी एक C-17 लैंड करने वाला था, लेकिन वो लैंड नहीं कर पाया क्योंकि ये हालात था उस एयरपोर्ट में, और वो डाइवर्ट हो गया था तजिकिस्तान। और वहां थोड़ी देर रुक के और यूएस पर्सनल से कोऑर्डिनेट करके जब थोड़ा सा सफाई हो गई थी एयरपोर्ट में और थोड़ा सा सैनिटाइज हो गया था एयरफील्ड, तब वो इंडियन एयरक्राफ्ट जाके लैंड कर दिया काबुल में। तो आप इसी से आप मान सकते हो कि कितना डिफिकल्ट है। जब आप लैंड करते हो, आपके पास कोई कंट्रोल नहीं होता है कि कितने लोग आ जाएंगे। अगर ज्यादा लोग आ जाते हैं तो एयरक्राफ्ट का सेफ्टी को भी डैमेज हो सकता है। लोग इंजन के अंदर सक इन हो सकते हैं, और वो दैट कैन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय द एयरक्राफ्ट। लोग व्हील्स के नीचे आ सकते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स के C-17 और ये एक्चुअली एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है ऐसे सिचुएशंस में। यूएस एयरफोर्स के C-17 में भी होता है निखिल, कि एक कमांडो फोर्स होता है ऑन बोर्ड ये C-17 वो एयरफील्ड प्रोटेक्शन के लिए। वो दिखाई नहीं देते हैं, और क्योंकि ये एक बहुत ही सेंसिटिव सिचुएशन था, और इसलिए
ये गरुड़ कमांडोज जो ऑलवेज हैं ऐसे सिचुएशंस में, वो पेरीमीटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। वो बिल्कुल आर्म्ड कमांडोज हैं, गरुड़ कमांडोज, और वो एयरफील्ड प्रोटेक्शन के ड्यूटीज में तैनात हो जाते हैं। वो जहाज से उतर के वो बिल्कुल डिप्लॉय होते हैं एयरक्राफ्ट के अराउंड, ताकि एक साफ सा एक पेरीमीटर बन जाए एयरक्राफ्ट के अराउंड में। और उसके बाद जो पर्सनल हैं एयरक्राफ्ट में, वो जो लोडिंग क्रू और पायलट्स, वो लोगों को एम्बार्क कर सकें। क्योंकि जैसे आपको शायद पता है कि इंडियन एम्बेसी से लेकर काबुल एयरपोर्ट तक पहुंचने में भी 4-5 घंटे लगे, और दिस इज डिस्पाइट वो डिस्टेंस उतना ज्यादा नहीं है, 4-5 किलोमीटर ही है, लेकिन 4-5 घंटे लगे क्योंकि उस स्थिति काबुल में ऐसा था कि वो नहीं पहुंच पाए जल्दी। तो इसलिए ये सारे प्रोटोकॉल्स लेकर ये और भी मुश्किल हो गया, क्योंकि जैसे पायलट्स बताएंगे निखिल, इन सच ए सिचुएशन इट इज प्रेफरेबल कि जहाज उस एयरफील्ड में जितना कम समय हो वो बेटर है। वो इतना जल्दी वो लोगों को ऑन बोर्ड ले लें और टेक ऑफ करें वो बेटर है, क्योंकि वो रिस्क कम हो जाता है फिर। और अगर आप उस एयरपोर्ट में जहां पे इतना सिक्योरिटी वायलेशंस ऑलरेडी हो रहे हैं, अगर आप 4-5 घंटे के लिए रुकना पड़ता है तो वो रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये इवैक्यूएशन मिशन एक सस्पेंस फिल्म जैसा है, और जब ये एयरक्राफ्ट लैंड हो जाता है तो वो क्रू वो एक क्लॉक लेके बैठते हैं कि हाउ मच टाइम कैन वी स्टे हियर सेफली। तो ये एक बहुत ही डेंजरस मिशन है। शिव, आपके बताने से ही मतलब इस सवाल के लिए गुंजाइश पैदा हुई है। एक चीज जो थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो गई है, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप मिलिट्री की साइड से उसका पर्सपेक्टिव थोड़ा एक्सप्लेन करें कि वो घटना कैसे हुई है। क्योंकि एक ग्लोब मास्टर जो यूएस एयरफोर्स का जिसने टेक ऑफ किया और जिसकी लैंडिंग गियर पे कुछ सिविलियंस थे, अनफॉर्चुनेटली उसमें से 4 लोगों की मौत हुई है वहां से गिर के, और कम से कम एक व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि वो लैंडिंग गियर के साथ ही मिडल ईस्ट में जहां पे भी वो आई गेस कतर में लैंड किया था, वो C-17 वहां तक के चला गया था जहां पे लैंडिंग गियर ऑपरेबल नहीं था। कुछ लोग इस चीज को काफी क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर इस तरह की सिचुएशन थी कि ट्रमैक भरा हुआ था लोगों से, तो क्रू को टेक ऑफ नहीं करना चाहिए था। और दूसरी तरफ सर्विस के लोग हैं जो ये कह रहे थे कि उस क्रू के पास टेक ऑफ के अलावा दूसरा कोई चारा ही नहीं था। हम चाहते हैं कि आप इस पर्सपेक्टिव को इसे थोड़ा सा एक कॉन्टेक्स्ट दें कि वो घटना किस संदर्भ में हुई है। एक तो आपने उस C-17 का टेक ऑफ आपने देखा निखिल, उसके बिल्कुल पहले जो सीन था उस रनवे पे, वो भी आपने देखा कि 2 अपाची हेलीकॉप्टर्स बहुत कम हाइट में उड़ रहे थे और लोगों को भगा रहे थे वो एयरफील्ड से, ताकि इस जहाज को एक क्लीन पाथ मिले टेक ऑफ करने के लिए। ये ऑलरेडी एक बहुत ही मुश्किल और लो सिक्योरिटी वायलेशन वाला सिचुएशन था वो एयरफील्ड पे। लेकिन जब वो जो मेन वायरल इमेज जो था निखिल, जहां पे वो एक फ्रंट शॉट है वो C-17 का, और बहुत लोग उसके साथ भाग रहे हैं और वो व्हील वेल को क्लच कर रहे हैं, अगर उस तस्वीर को देखोगे तो उसी टाइम पे पायलट, को पायलट और उनके जो कमांडर्स हैं वो इन टच होते हैं रेडियो से। उनको एक बहुत स्प्लिट सेकंड डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि वो ही कंट्रोल में है एयरक्राफ्ट का। और जो लोग बोल रहे हैं कि उस C-17 को टेक ऑफ नहीं करना चाहिए था, तो उनको ही सवाल कर सकते हैं कि क्या वो एयरक्राफ्ट को रुकना चाहिए था और रैंप खोलना चाहिए था, और जो 1000 लोग थे बाहर उनको उन सारों को अंदर अलाउ करना चाहिए था। ये भी एक रिस्क है ना, क्योंकि एयरक्राफ्ट का सिर्फ एक सर्टेन कैपेसिटी है पैसेंजर्स के लिए, वो ऑलरेडी भरा पड़ा था। अगर उस पायलट ने ये निर्णय लिया कि हम रोकेंगे क्योंकि ये एक रिस्क है और हम शायद कुछ और लोगों को अंदर ले लेंगे, तो आप जो लोग अंदर ऑलरेडी थे उनको भी आप कॉम्प्रोमाइज कर देते, और एयरक्राफ्ट, वो जहाज को आप एंडेंजर कर देते। क्योंकि अगर ज्यादा लोग चढ़ जाते हैं, कुछ भी हो सकता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो सकता है एयरक्राफ्ट का,
कार्गो लोडिंग जो होता है एयरक्राफ्ट में, वो एक साइंस है। ऐसा नहीं है कि ये इतना बड़ा मिलिट्री जहाज है इसलिए तो मतलब घुसे जाओ उसमें और इतना जगह है तो जितना जगह है उसमें आप फिल हो जाओ, ऐसा नहीं है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी एक चीज होता है, कार्गो हैंडलिंग भी एक चीज होता है, सेफ्टी इनसाइड द कैबिन भी एक चीज होता है। इसलिए आप कुछ लिमिट्स में आप ये सब कर सकते हो। इसलिए C-17 में और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में एक बंदा होता है, उसका डेजिग्नेशन है लोड मास्टर, जिसके पास ये सारे साइंटिफिक मैनुअल्स और रूल्स और रेगुलेशंस है कि कितने लोग आप बिठा सकते हो। अगर एक व्हीकल भी है तो उसके अलावा कितने लोग बिठा सकते हो। अगर इस एयरक्राफ्ट को कन्वर्ट करें कि इनटू अ फ्लड रिलीफ इवैक्यूएशन एयरक्राफ्ट, कितने लोग अलोंग विद कॉम्बैट ट्रूप्स एटसेट्रा, ये सारे कॉम्बिनेशंस हैं, उनको पता है। तो इसलिए पायलट्स ने एक स्प्लिट सेकेंड डिसीजन ले लिया था, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट ऑलरेडी टैक्सी कर रहा था। कुछ गति ऑलरेडी अचीव हुआ था उस एयरक्राफ्ट का, और वो टेक ऑफ रोल था। तो अगर आप बैकग्राउंड देखोगे निखिल, ऑलरेडी वो एयरपोर्ट कॉम्प्रोमाइज था। तो पायलट का प्रायोरिटी था, उसका उसका एक ही मकसद था कि somehow we must take off and get out of Kabul, क्योंकि ये ऑलरेडी ये एयरपोर्ट खतरनाक बन चुका है, सिक्योरिटी सिचुएशन डिफिकल्ट है। कुछ भी हो सकता है, लोग आके दीवार पे चढ़ के एक रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड भी ला सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तालिबान और यूएस के खिलाफ कुछ भी हो सकता है। इसलिए वो प्रायोरिटी था कि वहां से डिपार्ट करें। और वो लोग जो वेरी ट्रेजिकली, जो लोग वो डेस्परेटली वो क्लिंग ऑन कर रहे थे वो एयरक्राफ्ट के, आपने वो बहुत दुखद वीडियोस भी आए हैं ट्विटर पे, जो लोग सेल्फी ले रहे थे उस व्हील वेल पे। लोगों का कहना है कि उनका वो क्या सोच रहे थे कि वो जिंदा पहुंच जाएंगे कतर में, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट तो व्हील अंदर जाता है, वहां पे एक फ्रीजिंग कंडीशंस हो जाता है, वहां पे ऑक्सीजन नहीं होगा बहुत घंटों के लिए, कैसे आप जिंदा रहोगे। तो ये सारे नगेट्स हैं इस स्टोरी में निखिल। लेकिन मेरा मानना है कि वो जो जो इमेज हमने देखा, वो C-17 उड़ता हुआ और लोग गिरते हुए उस जहाज से, वो एक चेहरा बन गया है इस कॉन्फ्लिक्ट का, कि ये एक ऑलमोस्ट एक मेटाफर बन गया कि देखो यूएस जा रहा है, भाग रहा है, और ये है हालत अफगानी लोगों की। संदीप, एक चिंता तो आप जता ही चुके हैं कि जो हमने सोवियत विड्रॉल के बाद में देखा था कि जब मुजाहिदीनों के पास में वहां पे करने को कोई काम नहीं था, तो एक तरह से उन्हें उनका फोकस शिफ्ट किया पाकिस्तान ने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके, और फिर वो हमको वैली में देखने को मिला। और हमें काफी टाइम लगा इंसर्जेंसी के उस टेम्पो को कम करने में। चल वो अभी भी रही है, लेकिन अभी बहुत स्थितियां बेहतर हो गई हैं। एक ये चिंता है जिसके लिए आप कह रहे हैं कि अभी कुछ वक्त लगेगा हमें समझने के लिए कि क्या ऐसा हो रहा है, और फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं। एलसी वैसे भी पहले से बहुत ज्यादा फोर्टिफाइड है। एक दूसरी चीज जो हम समझना चाहते हैं कि अफगान नेशनल आर्मी के बहुत सारे रिक्रूट्स हमारे पास में हैं, स्पेशली ऑफिसर्स, जिनको हम अपने अलग अलग अकेडमीज में ट्रेन करते हैं, और अब शायद इनके पास में वापस जाने के ऑप्शंस होंगे नहीं। क्या इनको लेकर के कोई क्लैरिटी है कि अब हम इनके साथ में क्या करने वाले हैं? No, unfortunately, Nikhil, that's हमें पता नहीं है. That's a very big problem also. I don't think the government has come to any decision. There are, I think, about 150 trainees in India at this moment, and उनके फ्यूचर के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, because Afghan army does not exist in that form. So what do you do then? इतने सारे लोग आपके पास, they cannot stay on here indefinitely. So it is going to be a major problem, I think, in the days ahead. Not only the army officials, but वो बहुत सारे अफगान citizens भी यहाँ पे they are stuck. So this is something that the government is working on, I'm sure. क्या वो अफगान आर्मी ऑफिसर्स क्या वो वापस अफगानिस्तान जाना चाहेंगे, या किसी और देश में वो would they want to go to another country, or will they actually believe the Taliban जिन्होंने एक जनरल एमनेस्टी अनाउंस की है, क्या वो उन पे विश्वास करके वो वापस जा सकते हैं कि नहीं? एंड दिस इज अगेन इम्पॉन्डरेबल्स। चलिए संदीप, अब हम चलना चाहते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, ट्रक वाले के, जिसमें हमें बात करनी है कि HAL ने बड़े गाजे बाजे के साथ में ये जानकारी सार्वजनिक की है कि उन्होंने 99 F404 इंजन के लिए ऑर्डर प्लेस कर दिया है। जनरल इलेक्ट्रिक को मिला है, GE एविएशन,
और ये सारे इंजन हम यूज करना चाहते हैं अपने LCA के उन वर्जन्स पे जो हम बना रहे हैं और जो आगे वर्जन हमारे आएंगे। 99 वो संख्या है। पहल ये उस हिसाब से तो बहुत अच्छी खबर है कि हमारे LCA प्रोग्राम के लिए एक अच्छी खबर है कि हमारे पास एक काफी डिपेंडेबल सप्लाई लाइन होगी, क्योंकि वो कभी आपको निराश करेंगे नहीं। वहां पे पूरा सॉर्टेड है कि प्रोडक्शन कैसे होगा। एक सवाल जो पूछा जा रहा है वो ये है कि GTRE क्या कर रहा है। जैसे ये सवाल पूछा इसलिए जा रहा है क्योंकि जैसे लोग उदाहरण पेश कर रहे थे कि NOH में HAL इज फाइटिंग टूथ एंड नेल कि आप बाहर कॉन्ट्रैक्ट लेके मत जाइए, हम दे रहे हैं ना आपको हेलीकॉप्टर। और यहाँ पे 99 इंजन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ और एक छोटी सी आवाज नहीं आई फ्रॉम GTRE। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? निखिल, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, बट इसके शॉर्ट जवाब जो है कावेरी। एंड जैसे आप जानते हैं, कावेरी इंजन वाज सपोज टू पावर द LCA, और मैं DRDO से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली कावेरी विल नेवर कम फॉर द LCA विल हैव टू फ्लाई विद एन इंपोर्टेड इंजन। और एयरफोर्स भी ये चाहती है, दे वांट अ प्रूवन इंजन फॉर द LCA, ये नहीं कि वी विल एक्सपेरिमेंट विद अनदर थिंग। और now I think GTRE's focus is on powering the engine for the next generation of the LCA, जो AMCA जो फाइटर है, उसके लिए उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया है। इट इज इन अ वेरी नेसेंट स्टेज टिल नाउ। बहुत सारे एजेंसीज उसमें इन्वॉल्व है, GTRE है, HAL इज देयर, DRDO तो है ही, 4-5 एजेंसीज आर इन्वॉल्व, बट दैट प्रोग्राम इज स्टिल नॉट टेकन ऑफ अनफॉर्चुनेटली। और बीच में देयर वाज अ प्लान टू restart this Kaveri engine under a different name, तो French ये सेजेम के साथ, as part of the Rafale के जो offsets थे उसके तौर पे they wanted to get an MA88 copy engine, वो चाहते थे इंडियन से, लेकिन उसमें भी कुछ हेडवे नहीं हुआ। बट सो दिस इंजन प्रॉब्लम, हम जैसे आपने शुरू किया था 99 के फेरे में रह गए हैं हम। वी आर स्टिल स्टक गोइंग अराउंड इन सर्कल्स। और this has to be done at a national level, निखिल, क्योंकि जैसे आप जानते हैं फाइटर इंजन्स इज एन एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी। ये इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है कि आज तक चाइना भी इसे परफेक्ट नहीं कर पाई। और उनकी जो WS-15 के जो ट्रैक रिकॉर्ड है हम जानते हैं, उनके J-20 वो फ्लाई कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू फ्लाई लगातार, लेकिन इट इज बीन फेलिंग देम। दे बीन ट्राइंग वेरी हार्ड विद अ इंडिजिनस इंजन, तो पिछले 10 साल से वो स्ट्रगल कर रहे हैं। रशियंस ने उनको इंजन दिए, लेकिन दे आर नॉट गिविंग देम द नो हाउ और द नो व्हाई ऑफ दोस इंजन्स। दे आर वेरी क्लेवर, दे ओनली गिव देम थिंग। और ये रिवर्स इंजीनियरिंग जो उनका काम है वो भी नहीं, वो निष्फल रहा है। So I'm not saying that is that should explain why we are not doing our thing, because China has not been able to do it. I think the problem here is that we have not been very focused on this thing with realistic deadlines. और एक all of government approach चाहिए हमें, and a long term plan with realistic deadlines. पूरी इंडस्ट्री को हमें unite करना है, and not only the public sector but get the private sector on board and see what are the technologies. Or that is one way, but then the government also, मुझे ये पता लगा है कि the government is looking at other ways of jump starting this project. एक फाइटर इंजन एक्वायर करने के लिए, is there some other way? Can we buy some other कंपनी, एक फॉरेन कंपनी जो है उनके, जिनके पास ये सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है? So I'm being told that this is also being explored as one area. एक कंपनी ही ले लीजिए आप कंपनी खरीद लीजिए जिनके पास ये सारा नो हाउ है, नो वाई है, ब्लूप्रिंट्स है, then we can maybe get ahead, because रियलिस्टिक डेडलाइन अगर आप आज शुरू करोगे 2021 में, यू विल नॉट गेट एन इंजन बिफोर द एंड ऑफ द डेकेड। 10 साल तो आराम से चले जाएंगे इस इंजन डेवलप करने में। एंड कावेरी, व्हाइल इट्स उसकी जो एप्लीकेशंस है, बहुत सारे एप्लीकेशंस आए, लेकिन दे हैव नॉट बीन एबल टू परफेक्ट दैट फाइटर जेट इंजन जो उनको चाहिए था फॉर द LCA। सो दे आर लुकिंग एट डिफरेंट वेज। अनफॉर्चुनेटली इट इज कुछ देयर इज नो गुड न्यूज ऑन दैट येट, निखिल, बट दिस हैज टू बी अ प्रायोरिटी। जिस तरह से आपने पूरी देश की जो ये रिसोर्सेज लगा के आपने न्यूक्लियर सबमरीन की रिएक्टर बनाने में आप काबिल हुए हैं, यू सक्सीडेड इन गेटिंग अ न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर द ATV,
ठीक उसी एफर्ट को आपको लगाकर इसी इंजन को भी डेवलप करना है, बिकॉज फाइनली एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट इंजन, वेदर इट इज फॉर वॉरशिप्स और फॉर फाइटर जेट्स और टैंक्स और सबमरीन्स। वो इंजन टेक्नोलॉजी जब तक आप मास्टर नहीं करोगे, यू विल ऑलवेज बी एट द डिपेंडिंग ऑन G's and Sagems and Pratt and Whitneys of the world. और और एयरफोर्स की थिंकिंग वहां से भी समझ में आती है कि वो क्यों चाहते होंगे कि एक प्रूवन इंजन मिले, क्योंकि वो सुखोई 30 MKIs में वो हाथ जला चुके हैं। वो अभी तक के आप तीन बार आप रिप्लेस कर रहे हैं, जो कि होना नहीं चाहिए था। मतलब वो एस्ट्रोनॉमिकल उसका कॉस्ट ही, अगर आपको रन करने का कॉस्ट इतना रहेगा तो फिर आप कैसे। Absolutely. So that's the one of the reason why Indian Air Force है काफी हद तक मायूस है रशियन इंजन्स को लेकर। और वो अकेले नहीं है, इंडियन नेवी भी ये कहती है। देखिए हम आपके अगर आप यूक्रेनियन इंजन्स को कंपेयर करोगे GLM-2500 से, तो जमीन आसमान का फर्क है। बिकॉज यहाँ के जो मेंटेनेंस साइकिल है सम 6000 आवर्स with the Russian engines, but with the American engines, the G's, 60,000 है. It's almost 10 times. So you can imagine that when you have an engine that is so reliable, and it means that you can deploy your ships for that much longer. आपको refit के लिए नहीं लाने वापस. So your capabilities increase, your availability of ships increases. So that's why that thinking is now, at least in the army, in the air force and the navy, we have, as far as possible, we should go for western engine technology, not east block. मैं इसको यहीं पे रोकता हूँ, इसके बाद फिर मैं शिव के कमेंट्स ले लूंगा इसी पे, इंजन पे भी और इवैक्यूएशन के ऊपर जो वहां पे ग्लोब मास्टर्स वहां से आए हैं। ठीक है, चलिए आपका कोई पीस अब इस बार मैगजीन में तो आ ही रहा होगा। इस बार we have a special issue निखिल, इसीलिए तो I am doing it for our this thing, that inside करके जो हम चलाते हैं, एक न्यूज़लेटर निकालता हूँ मैं। वो तो मैं सारे section, yeah, that I'm only doing it for that. There is absolutely no 115 personalities की एक special issue निकाल रहे हैं। In fact, I'm just getting calls for that. अच्छा ठीक है मैं आपको फ्री कर देता हूँ। So that's a special issue of post independence thing. तो उसी के लिए we didn't have even 2 page. I said, at least 2 page आप लगा दीजिए तालिबान पे, the takeover. It's a historic thing. I mean, it's almost ऐतिहासिक है। 20 साल बाद we are back to square one. ठीक है, अब संदीप हम तालिबान पे भी आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन अब क्योंकि हम ग्लोब मास्टर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा था कि क्या अब हमने ग्लोब मास्टर्स को बहुत जगह काम करते हुए देख लिया, उनकी यूटिलिटी इज फर्मली एस्टैब्लिश्ड फॉर द आईएएफ और बाकी सर्विसेज तो करती ही हैं उसका इस्तेमाल। क्या अब ये सोचने के कारण है कि इंडिया को और ग्लोब मास्टर्स के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन फिर लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, अभी प्रोडक्शन लाइन तो बंद है। निखिल, नए C-17 तो मिलने वाले नहीं है, क्योंकि C-17 का प्रोडक्शन आई थिंक 2015 या 2016 में बंद हो गया था। ऑर्डर के बाद फैसिलिटी में, बिल्कुल, वो लास्ट ऑर्डर था इंडियन एयरफोर्स का, और मैं उस फैसिलिटी में गया हूँ काफी बार। वो लॉन्ग बीच कैलिफोर्निया में है। बहुत बड़ा फॉर्मर मैकडोनल्ड डगलस का एक बिग जेट्स का एक फैसिलिटी था। और जैसे आपने सही बोला कि इंडियन एयरफोर्स का जो ऑर्डर था 10 एयरक्राफ्ट का, एक्चुअली 10 एयरक्राफ्ट का इनिशियल ऑर्डर था, और उसके बाद ऑप्शंस थे कि 5-6 और ले सकते थे, 10 और ले सकते थे। लेकिन इंडिया का जो इंडियन एमओडी में जो बाबूगिरी है और डिलेज है, उसके कारण एक निर्णय नहीं लिया गया इन अ टाइमली मैनर, और इसलिए जो लास्ट जो जेट्स थे, आई थिंक कतर के लिए कुछ गए थे और कुछ यूरोपियन कंट्रीज में भी बेचे गए थे। तो इंडिया को सिर्फ एक एक्स्ट्रा मिल गया था, इसलिए हमारे पास जो C-17 है वो 11 हैं अभी। वो हिंडन में बेस्ड हैं। 81 स्क्वाड्रन स्काईलॉर्ड्स के अंदर ये C-17 ऑपरेट करते हैं। तो अभी अगर हमको और C-17 चाहिए होगा तो हमको आइदर सेकेंड हैंड लेना पड़ेगा या लीज पे लेना पड़ेगा। कुछ 2-3 साल पहले कुछ चर्चा चल रहा था कि कतर से शायद हम एक लीजिंग अग्रीमेंट में कुछ एयरक्राफ्ट ऐसे ले सकते हैं, क्योंकि एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इंडिया को तभी पता चला कि ये C-17 का वैल्यू क्या है जब वो ऑलरेडी डिलीवर हो चुका था।
और उसके बाद जो प्रोसेस था, जो रूटीन था एमओडी में कि क्या हम कुछ ले लें, बजट है नहीं है, वो प्रोडक्शन लाइन क्लोज हो सकता है। और बहुत दिलचस्प चीज ये था कि उस टाइम भी यूएस एम्बेसी लगातार चिट्ठी भेजता था एमओडी को, देखो भैया 2 साल और हैं, उसके बाद प्रोडक्शन बंद हो रहा है, तो जो आप डिसीजन ले रहे हो आप बता दो अभी, और आप बाद में अगर चेंज करना है तो चेंज कर लो, अगर अभी आप रिजर्व कर लो कुछ एयरक्राफ्ट, नहीं तो वो प्रोडक्शन बंद होगा और उसके बाद आपको नहीं मिलेगा ये एयरक्राफ्ट। तो वो आई थिंक माना जाता है वायुसेना में निखिल की वो इट वाज वी मिस्ड द बस ऑन दैट। वो एक डिले के वजह से एक गलती थी डेफिनेटली बाय द प्लानर्स की, उन्होंने नहीं लिया, क्योंकि एक्चुअली ओवरऑल रिक्वायरमेंट अगर आप ये C-17 का फ्लेक्सिबिलिटी और जो यूटिलिटी जो बहुत वैल्यू देता है अभी, स्पेशली वो फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस, ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस में अगर आप देखोगे, और ऐसे अफगानिस्तान के ऑपरेशंस में भी अगर आप देखोगे, तो इंडिया का एक्चुअल रिक्वायरमेंट है 25 to 30 ऑफ दीज एयरक्राफ्ट। को मानना है कि अगर हमारे पास 25 to 30 ऑफ दीज एयरक्राफ्ट होते तो दैट वुड बी आइडियल। तो अभी हमको सेटल करना पड़ेगा कि IL-76 या A400M ऐसे एयरक्राफ्ट्स को जो जो उससे छोटे हैं, उनके कार्गो कैपेसिटी भी छोटे हैं, और सिर्फ कार्गो कैपेसिटी नहीं, वो अगर आप एविएशन एक्सपर्ट से पूछोगे तो वो बताएंगे कि C-17 सब लेवल्स पे फार सुपीरियर और बेहतर जहाज है। तो C-17 का कहानी एटलीस्ट एज फार एज नए जहाजों को लेकर अगर आप देखोगे तो इंडिया का कहानी खत्म है। क्योंकि वो लिटरली पोस्टर बॉय है HADR और EVAC ऑप्स में, हम जब से C-17 हमारे पास में आए हैं। लेकिन आप जैसे अगर ये माने, जो आप नंबर दे रहे हैं कि 25 तक के हमारी रिक्वायरमेंट हो सकती है, 11 हमारे पास है, अगर हम 14-15 का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो क्या इट वुडंट मेक सेंस फॉर बोइंग टू रीओपन लॉन्ग बीच लाइन? ये एक बहुत अच्छा सवाल है निखिल, और नथिंग इज इम्पॉसिबल। जब आप बिजनेस के बारे में बात कर रहे हो तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, लेकिन वो भी एक फॉर्मूला ही होगा, है ना, क्योंकि एक जो जो टूल्स हैं, जो रिग्स हैं, बहुत जायंट, बहुत बड़ा, बहुत इंट्रिकेट रिग्स और स्किल्ड वर्कफोर्स था C-17 के मेकर्स का लॉन्ग बीच कैलिफोर्निया में। वो सब हटाने के लिए भी एक कॉस्ट हुआ होगा। तो मुझे स्पेसिफिकली पता नहीं है कि वो फॉर्मूला क्या है, लेकिन आई एम श्योर, मुझे काफी आई एम क्वाइट सर्टेन कि एक फॉर्मूला शायद होगा बोइंग के पास कि अगर इतने सारे ऑर्डर्स मिलते हैं हमारे कस्टमर्स से, तो इट मेक्स सेंस फॉर अस टू रीओपन द लाइन। बट आई डोंट थिंक कि सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के ऑर्डर्स से ये लाइन खुल सकता है। वो 15 से बिल्कुल नहीं खुलेगा। द कॉस्ट विल बी मच मोर देन दैट। व्हाट एग्जैक्ट नंबर मुझे पता नहीं है निखिल। फेयर। और क्योंकि लोग ऐसा कह रहे थे कि अगर बोइंग उस लाइन को नहीं दोबारा शुरू करता है तो वो एकदम खुला निमंत्रण है एयरबस के लिए, क्योंकि वो धीरे धीरे अब डिफेंस में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। एनीवेज, वापस आते हैं। लेकिन निखिल A400M का भी प्रोडक्शन बंद हो रहा है, आपको पता है ना। A400M का भी प्रोडक्शन अभी बंद ऑलरेडी हुआ है या होने वाला है। तो A400M का भी कहानी शायद खत्म होने वाला है। वो बस भी छूटने वाली है। इन टर्म्स ऑफ न्यू एयरक्राफ्ट वो भी बस छूटने वाली है। वो टैंकर्स के लिए कंसीडर कर रहे थे ना? जी, ट्रूप्स, टैंकर्स, दैट काइंड ऑफ थिंग। ठीक। शिव, अब वापस हम तालिबान के बारे में थोड़ी सी आपसे चर्चा करना चाहते हैं, फिर उसके बाद हम जीईस की बात करेंगे। हमने ये देखा है कि तालिबान इस बार थोड़ा सा रीब्रांड होकर के आया है, स्पेशली अपने इंफॉर्मेशन गेम में। जिस तरह से वो लोग वीडियोस पब्लिश कर रहे हैं, स्टेटमेंट्स कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मैं समझना चाहता हूं कि इससे आप कैसे देखते हैं? क्या ये कोई नया टैक्टिक है या फिर सही में तालिबान इवॉल्व हो गया है? नहीं, तालिबान बिल्कुल इवॉल्व नहीं हुआ है निखिल। बहुत साफ तरीके से मैं बता सकता हूं कि ये एक पुराना तालिबान है। उन्होंने आज ही एक रॉयटर्स में भी उनका एक इंटरव्यू आया था, उनका स्पोक्सपर्सन का, कि एक पूरा का पूरा नॉन डेमोक्रेटिक इस्लामिक शारिया गवर्नमेंट इम्पोज होने वाला है। एक रिलीजियस काउंसिल होगा जो गवर्न करेगा। एक मुल्ला उमर जैसे अखुंडजादा एक रिलीजियस काउंसिल का हेड, प्रैक्टिकली डिफैक्टो हेड ऑफ स्टेट होगा इस नया गवर्नमेंट में।
तो ये जो मेकओवर और जो पब्लिक रिलेशंस का जो स्टंट गिरी हुआ है, वो मैं आई डोंट बिलीव इट। मैं उसमें कोई ध्यान नहीं देता हूँ, विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि तालिबान का जो उनका ब्रांड ऑफ रूलिंग जो होता है वो एक ही चीज से होता है, और वो विद इंटिमिडेशन, रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन, ये सब। मैं जज नहीं कर रहा हूँ, वो उनका उनका ब्रांड ऑफ पावर वही है। तो वो अगर उनको इतनी आसानी से सत्ता वापस आया है, तो वो सब क्यों बदल देंगे? एक वो चीज। दूसरा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करना, सोशल मीडिया में अच्छे से तस्वीरें लगाना, वो बद्री 313 के और सारे यूनिट्स के, ये सारा बहुत क्लियरली दिखाई देता है कि कोई अच्छा सा पब्लिक रिलेशंस कंपनी या यूएस में या कतार में कहीं पे भी तालिबान लीडरशिप को एडवाइस कर रहा है कि देखो, दुनिया बदल गया है, लोग कुछ एक्सपेक्टेशन से आपको देख रहे हैं, आप ऐसे ही आतंकवादी जैसे नहीं बिहेव कर सकते हो, आपको थोड़ा सॉफ्टन द एजेस करना पड़ेगा, आपको यू हैव टू से द राइट थिंग्स, ठीक ठाक मैसेज आपको देना पड़ेगा कि जी हाँ, हम महिला लोगों को काम करने देंगे, और जो जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे थे उनको हम जान से नहीं मारेंगे। ये सारे जो मैसेजेस थे, एक्चुअल तालिबान कभी नहीं बोलता, लेकिन ऑब्वियसली कोई मॉडर्न एडवाइजर है उनके पीछे अभी, जो उनको बोला कि देखो, सत्ता आपके पास आ गया है, अब थोड़ा सा इमेज बिल्डिंग के लिए थोड़ा ध्यान दो, और वही हो रहा है। लेकिन अगर आप एवरी आवर जो तस्वीरें आ रहे हैं काबुल से या जलालाबाद से या खोस्ट से या मजार शरीफ से या कांदाहार से, अगर आप देखोगे तो तालिबान ही है निखिल। तालिबान एक अगर आप पब्लिकली इंटरनेट में देखोगे तो एक रिलीजियस मूवमेंट माना जाता है, लेकिन वो उनके जो प्रैक्टिसेस हैं, उनके जो तरीके हैं, वो सारे आतंकवादी तरीके हैं, और वो दे रूल थ्रू टेरर। तो मेरा पर्सनल व्यू है कि वो एक टेररिस्ट ग्रुप है, लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट दे हैव नॉट बीन कॉल्ड अ टेरर ग्रुप बाय इंडिया ऑफिशियली। लेकिन उनके तरीके जो हैं, उनके रिवाज जो हैं, उनके सारे व्यूज जो हैं, वो एक टेररिस्ट ग्रुप जैसे ही हैं। और इसलिए मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि ये कुछ बदला हुआ तालिबान है। वो सेम तालिबान है जो पहले भी रूल किए हैं अफगानिस्तान में। थोड़ा स्मार्ट हो गया है। शिव, पहले तो हम यही समझना चाहते हैं कि हम ये मार्क 1 वाला जो ऑर्डर है उसके लिए है, हमारे आने वाले वर्जन्स के लिए हम सोच रहे थे कि एक बेहतर और थोड़ा पावरफुल इंजन हमको मिले। क्या उस दिशा में भी कोई विचार मिनिस्ट्री में या सर्विस में हो रहा है? क्योंकि क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम इसी इंजन को मार्क 2 में नहीं लगाना चाहते हैं। निखिल, बहुत अच्छा सवाल है, और ये सवाल बहुत सालों से चल रहा है कि अभी जो इंजन जी का जो इंजन F404 इंजन जो तेजस में लगा है, उससे उससे और भी शक्तिशाली इंजन हमको चाहिए नेक्स्ट वाला तेजस के लिए। अभी का जो ऑर्डर था वो तेजस मार्क 1 ए के लिए है। ये बात एक्चुअली HAL का प्रेस रिलीज में मेंशन हुआ है निखिल। अगर आपने देखा है तो एक छोटा सा लाइन नीचे है इसी प्रेस रिलीज में, जिसमें वो अनाउंस किए हैं ये नया डील का। उसमें लिखा है कि HAL also looks forward to manufacturing F414 engine in India for LCA Mark 2। ये एक एक्चुअली एक लाइन है उस प्रेस रिलीज में। ये कुछ नया चीज नहीं है, कि ये बहुत सालों से एक अनरिटन अग्रीमेंट है कि HAL F414 इंजन ही यूज करेगा, क्योंकि उनका लॉजिक ये था कि हमने GE का ही F404 यूज किया है मार्क 1 ए में, तो इसलिए फॉर द मार्क 2 लेट्स यूज द सिमिलर लेगेसी ऑफ इंजन्स, द F414। लेकिन जो चीज जिस चीज के बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं, वो है जो इंडिया का जो इंजन निखिल। और वो सबसे दुखद चीज है, सबसे डिसअपॉइंटिंग चीज ये है कि जो टर्बोफैन जेट इंजन तेजस में ओरिजिनली लगना चाहिए था, और जिसके लिए उसका प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश हुआ था, वो है कावेरी इंजन, जो हमारे दर्शक काफी फेमिलियर हो चुके हैं, क्योंकि हमने उसके बारे में बात कर चुके हैं
कुछ अर्लियर एपिसोड्स में, कावेरी बहुत सालों से कहीं नहीं पहुंचा है। जो रिक्वायरमेंट्स है थ्रस्ट के, इंडियन एयरफोर्स के, वहां तक वो डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाया है। मैं नहीं बोलूंगा कि ये एक प्रोजेक्ट फेल हो चुका है, क्योंकि प्रोजेक्ट का जो कोर होता है वो है कोशिश, वो है अटेम्प्ट। लेकिन बहुत कुछ सीख चुके हैं जीटीआरई, गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि हमारे पास एक इंडियन इंजन नहीं है निखिल। तो कावेरी इंजन इज नॉट फिट फॉर द तेजस। कुछ सालों से आपको भी पता है कि जॉइंट वेंचर के दिशा में शायद कावेरी को अच्छा बना दिया जाए, कुछ फॉरेन टेक्नोलॉजी को लेकर, रफाल डील के जो ऑफसेट्स को लेकर, अगर जो कंपनी जो है जो रफाल का इंजन बनाता है, सफ्रान स्नेकमा, अगर उनके साथ डीआरडीओ का कुछ टाई अप और जॉइंट वेंचर हो जाए और वो लोग कुछ टेक्नोलॉजी आपको दें और कावेरी को बेटर बनाएं, वो भी नहीं हुआ है। दो और कंपनीज हैं अभी जो एक्चुअली बात कर रहे हैं डीआरडीओ से। वो एक है रोल्स रॉयस जो यूके का कंपनी है, और दूसरा है जीई जो ऑलरेडी इंजन सप्लाई कर रहे हैं, कि वो भी बात कर रहे हैं कि हमारे साथ जुड़ जाओ और हम साथ में कावेरी को एक नया इंजन बना देंगे और ये सब। लेकिन निखिल, आई थिंक एटलीस्ट 5-6 साल हो गए हैं और एक कदम आगे नहीं बढ़ा है ये डिस्कशंस। कावेरी वहीं का वहीं रह गया है। वो कुछ ग्राउंड टेस्ट होता है इधर उधर, कुछ एरियल टेस्ट हुआ था IL-76 में जब वो ग्रोमोव फ्लाइट इंस्टीट्यूट गया था रशिया में कुछ साल पहले। लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजिकली देखोगे तो कोई भी फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं है। और एडमिरल अरुण प्रकाश, फॉर्मर नेवी चीफ और वॉर वेटरन जो हैं, और वो एक एविएटर हैं, मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था लास्ट ईयर। उनका बहुत ही साफ बोलते हैं कि ये एक अकाउंटेबिलिटी इशू था। आप लंबे समय तक बोल सकते हो टेक्नोलॉजी नहीं था, हम पहले बार ये कर रहे थे, ये सब वो सब, लेकिन जो खर्चा हुआ है ऐसे प्रोजेक्ट्स में, और अगर आप एक मीनिंगफुली एक प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर सकते हो तो अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? तो वॉर फाइटर्स जो हैं, सैनिक जो हैं, पायलट्स जो हैं, वो डिमांड करते हैं कि आप लोगों के वजह से हमको बाहर जाना पड़ रहा है, इतना पैसा देके यूएस से इंजन्स परचेज करना पड़ रहा है। अगर आप लोग कुछ अकाउंटेबिलिटी दिखाते, कुछ एफिशिएंसी दिखाते, तो शायद हमारे पास एक इंडियन इंजन हाथ में आ जाता। और किसी के मन में एक दुविधा नहीं है निखिल कि व्हाट इज प्रेफरेबल, अ फॉरेन इंजन और एन इंडियन इंजन, क्योंकि पायलट्स, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स, उनको सबको पता है, जो रशियन एयरक्राफ्ट, यूएस इंजन्स पे काम करते हैं, उनको सबको पता है कि अगर आपके पास एक इंडियन, एक अच्छा सा रोबस्ट शक्तिशाली इंडियन जेट इंजन अगर होता तो मेंटेनेंस इजी हो जाता। यहाँ पे हमको पार्ट्स बाहर से नहीं मंगाना पड़ता, स्पेयर्स का वो जो ऑलवेज एक प्रॉब्लम होता वो नहीं होता। और अगर आपके हाथ में एक इंजन होता तो आप और भी जहाज बना सकते हैं, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ रूल, है ना निखिल, यू डोंट बिल्ड एन इंजन फॉर एन एयरक्राफ्ट, यू बिल्ड एन एयरक्राफ्ट अराउंड द इंजन। तो अगर आपके पास एक इंजन, एक अच्छा प्रूवन इंजन होता तो वो देन द स्काई इज द लिमिट। आप ड्रोन बना सकते हो उस इंजन के ऊपर, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना सकते हो, जेट इंजन, ट्रेनर, सब कुछ आप उसी इंजन के ऊपर आप फिट आउट कर सकते हो। तो इसलिए कावेरी एक स्टॉल्ड प्रोजेक्ट है अभी, और जॉइंट वेंचर अभी एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन कब होगा वो हमको पता नहीं, क्योंकि LCA Mark 1 एक का पहला फ्लाइट होगा नेक्स्ट मार्च में होगा 2022। उसके बाद LCA Mark 2 का भी टेस्टिंग और बिल्डिंग और टेस्टिंग शुरू हो जाएगा। तो क्या तब तक कावेरी रेडी होगा, प्रूवन होगा, सर्टिफाइड होगा फॉर कॉम्बैट ऑपरेशंस, वो बहुत मुश्किल है बताना निखिल। तो व्हाइल आई होप, मेरा होप है और उम्मीद है कि कावेरी इंजन ही पावर करें LCA Mark 2 को, आई एम नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। ये मतलब ये बहस अब MMRCA 2.0 की तरह हो गई, कि जो उसको भी लेके कहा जाता है कि अगर आप अभी भी आपको एयरक्राफ्ट अगर खरीदने ही है बाहर से, तो आप
फिर अपना बनाओगे कब, क्योंकि बजट तो उतना ही है, या तो बना लो या तो खरीद लो। ठीक है, ऑन दैट नोट शिव इस एपिसोड को खत्म करते हैं। शुक्रिया आपका, शुक्रिया संदीप का भी, जो दोनों एक्सपर्ट्स हमको वक्त देते हैं हर महीने, हर हफ्ते माफ कीजिएगा, और इस तरह के अच्छे इंसाइट्स होते हैं, शेयर करते हैं हमारे दर्शकों के साथ। और शुक्रिया हमारे दर्शकों का भी, जो रखवाले की लगातार एक एक किस्त देखे जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू निखिल, थैंक यू।